Hello everyone, so good afternoon and welcome back to Canvas Classes and संकल्प बैच। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 8 है और ये लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर का। तो अब तक आपने आरएलवीपी भी पढ़ लिया, डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 40 तक का भी कवर कर लिया आपने। इस लेक्चर के बाद आप बाकी के सारे क्वेश्चन भी कवर कर पाएंगे। तो आज जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम ओस्टवाल्ड वाला जो मेथड था वो नहीं कवर कर पाए थे, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। अभी वो भी कवर करेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे हम कवर करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में और इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, कोर्स सही लग रहा है। कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक योर एक्सपीरियंस अमेजिंग। ठीक है, तो दो प्यारे कोट है हमारे पास। सबसे पहला जो कि आज के समय बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है कि यार आपकी जो डिग्री है ना, सच में ये पीस ऑफ पेपर ही है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिग्री में कहां से डिग्री की, क्या किया है। ऑल दैट मैटर्स इज आप क्या हैं। आपने देखा अपने आसपास, ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले सभी लोग सिमिलर तरह का लाइफस्टाइल या सिमिलर तरह की सक्सेस उनको मिलती है, नहीं है ना। कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, कोई शायद उतना नहीं हो पाता। सबकी डिफरेंट लाइफ है, एवरीबडी हैज अ यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, अ जर्नी। तो इसीलिए डिग्रीज को उतनी वैल्यू मत दो, कॉलेजेस को उतनी वैल्यू मत दो। वैल्यू दो अपने अंदर वो इंटेंसिटी, वो इंटेग्रिटी और वो स्किल्स डेवलप करने की, जिसकी आज की डेट में वैल्यू है और हमेशा से वैल्यू रही है। ठीक है, तो आपका जो एजुकेशन है ना, वो आपके बिहेवियर में दिखती है। आप कैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं, आप कैसे अपने आप को ट्रीट करते हैं, और आप और ग्रो करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो दैट इज व्हाट डिफाइंस यू एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू फर्दर 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 इन योर लाइफ। एंड सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बहुत समय से डिस्कस करना चाहता था, तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एवरीवन। बट फिर भी हमारी सोसाइटी में राइट नाउ द प्रॉब्लम ये है कि विमेन्स, फीमेल्स, उनको उतना रिस्पेक्ट जनरली नहीं मिलता है। दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। एंड हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ कितनी टफ है, बट दे आर ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव एज वेल। तो ये हमेशा याद रखें कि जो भी, ठीक है, मतलब फीमेल्स की बात करें, वुमेन, ठीक है, तो दे आर प्लेइंग सो मेनी रोल्स इन आवर लाइफ। ठीक है, आपकी माँ भी हैं, ठीक है, कल को आपकी वाइफ भी होंगी, या आप आज आपकी कोई दोस्त हैं, ठीक है, मे बी, मतलब सो मेनी रोल्स आर देयर। तो हमेशा कभी यह सोचना चाहिए, मतलब मैं आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताता हूँ। वेन एवर यू लुकिंग एट अ गर्ल, ठीक है, तो ये देखो कि अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कल को कोई आपके साथ चल रही हो, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, एंड समबडी इज लुकिंग एट हर मतलब डिसरिस्पेक्टफुली, कैसा लगेगा आपको। तो ये चीज हमेशा याद रखें, जैसा आप, जो नजर आप दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं वही आपके ऊपर भी पड़ सकती है, और तब वो चीज बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए बी वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट दिस, रिस्पेक्ट एवरीवन। इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, ठीक है, इट्स अबाउट एवरीवन। एवरीबडी डिजर्व्स लव एंड रिस्पेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम दूसरों को प्यार देंगे तभी तो वापस मिलेगा ना, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो वापस रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा इंसान बनिए। एंड आई नो यू आर, बट फिर भी अपने आसपास भी लोगों को अवेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड के साथ, चलते हैं। तो इस मेथड में एग्जैक्टली क्या है, ये बहुत प्यारा सा मेथड है। आरएलवीपी वाले ही प्रोसेस को आगे फर्दर हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाता है। देखो, मुझे इसे हटाना पड़ेगा, यस। अब यहां से एयर आ रही है, ड्राई एयर। ये कैसी एयर है बच्चे, ये है ड्राई एयर। ड्राई एयर, अब यहां पर आपके पास क्या है, दो कंटेनर है, एक में सॉल्यूशन है और एक में सॉल्वेंट है। अब आपको ये तो पता ही है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ले लूं, सॉल्यूशन के प्रेशर को मान लीजिए मैं 100 ले लेता हूं, नहीं 100 ज्यादा हो जाएगा, इसको मैं 80 ले लेता हूं, और प्योर सॉल्वेंट को मैं 100 ले लेता हूं, ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 80 है। अब ये जो ड्राई एयर आएगी, ये आएगी और कहां से होके जाएगी, ये यहां से आई। अब ड्राई एयर थी, अब ड्राई एयर को यार मॉइस्चर मिलेगा, वेपर्स मिलेंगे, तो वो उसमें सैचुरेट होने की कोशिश करेगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो ड्राई एयर जैसे यहां पे आएगी, यहां पर ये जो मॉइस्चर कंटेंट था, ये ड्राई एयर इसके साथ सैचुरेट हो जाएगी। मतलब
जितना ये मॉइस्चर उठा सकती थी उठा लेगी, फाइन। तो ठीक है, इसने 80 के अकॉर्डिंग मॉइस्चर उठा लिया। तो बच्चे अगर यहां से मॉइस्चर ये एयर लेके आगे निकलेगी, यहां से ये मॉइस्चर लेके एयर आगे निकलेगी, तो यहां पर ये जो एयर आ रही है अब ये ड्राई नहीं बची, इट इज अ मॉइस्ट एयर सैचुरेटेड विद दिस प्रेशर। तो ये 80 के प्रेशर के अकॉर्डिंग सैचुरेट हो गई है। अब कुछ वेपर उसने वहां से उठा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और आगे निकल गई एयर। तो क्या होगा, इस कंटेनर में मास थोड़ा सा ड्रॉप होगा, लॉस इन वेट होगा ना इसका। तो इस कंटेनर का वेट कितना ड्रॉप करेगा, डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर लेके एयर आगे निकली है। अब अगर ये 80 है तो 80 के अमाउंट के अकॉर्डिंग वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके आगे गई। अगर बच्चे ये 40 होता तो उसका आधा मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब किया होता, राइट। तो ये जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा कंटेंट, उतना ही ज्यादा मॉइस्चर ये ड्राई एयर पहले डब्बे से, मतलब पहले सॉल्यूशन से उठा के आगे निकलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकता हूं कि लॉस ऑफ वेट इन सॉल्यूशन कंटेनर तो किसके प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका वेपर प्रेशर क्या है, और ये यहां पर कितना दिया, PA, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, राइट। अब ये एयर यहां से निकली आगे गई है, चलिए बेटा अब ये एंटर कर रही है सॉल्वेंट में। तो अब ये ड्राई नहीं है, इसमें ऑलरेडी 80 के कोरिस्पॉन्डिंग का मॉइस्चर है, पर अब यहां आगे का प्रेशर तो और भी ज्यादा है, ये 100 है। तो बोलेगा यार मेरे पास तो 80 है, यहाँ तो 100 है, मतलब 20 का और डिफरेंस है, अपन और मॉइस्चर उठा सकते हैं। तो ये जो मॉइस्ट एयर थी अब ये यहां से आएगी तो ये और मॉइस्चर लेगी, बिकॉज यहां पर वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा था, तो इट विल पिक मोर वेपर। पर कितना, ऑलरेडी 80 के कोरिस्पॉन्डिंग था, 100 यहां पर है, तो गैप कितना है, 20 का, यस। तो यहां से मॉइस्चर उठाएगी तो इस सॉल्वेंट वाले कंटेनर में भी थोड़ा सा वेट लॉस आएगा, यस। लॉस ऑफ वेट इन सॉल्वेंट कंटेनर, बेटा वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 20 के कोरिस्पॉन्डिंग, राइट। तो डिफरेंस हो गया P0A माइनस PA, ठीक है। इसको चलो आप P0 माइनस PS भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप सॉल्यूशन के प्रेशर को PS से डिफाइन करना चाहते हो वो आपके ऊपर, आप PA P0 A से डिफाइन करते हो या PS और P0 से डिफाइन करते हो, ओके। चलिए तो यहां से जो आगे एयर निकली है, जो आपकी ये मॉइस्ट एयर आगे गई, ये यहां जा रही है, ये कैल्शियम क्लोराइड की यहां पर ट्यूब है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है। कैल्शियम क्लोराइड आपको पता है मॉइस्चर लविंग सब्सटेंस है, मतलब सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सारा का सारा जो मॉइस्चर था ये यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वेट ऑफ दिस CaCl2 किसके बराबर होगा, इस ट्यूब का वेट तो बढ़ जाएगा, राइट। तो गेन, यहां पर गेन आएगा, गेन ऑफ वेट इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टोटल मॉइस्चर कितना है इस एयर में, इसके कोरिस्पॉन्डिंग, है ना। पहले इसके कोरिस्पॉन्डिंग एब्जॉर्ब किया, फिर अगले में जो डिफरेंस बचा था उसके अकॉर्डिंग और उठा लिया मॉइस्चर, अब वो जितना उठाया था सारा छोड़ के निकलेगी, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A, प्योर सॉल्वेंट की कोरिस्पॉन्डिंग कितना है। तो बच्चों मेरे को ये बताओ कि हमारे पास जो RLVP का फॉर्मूला था, RLVP क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X सॉल्यूट, ठीक है, यही था। तो P0 का मतलब एक्चुअली ये P0A, ओके। तो ठीक है, इसको और यू कैन से P0A माइनस, और सॉल्यूशन वाले को क्या लिखा हमने यहाँ पर, PA। तो P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो यहां से P0A माइनस PA, इसकी जगह मतलब ये वाला जो फैक्टर है यहां पर मैं तो ये लगा दूंगा लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट वाले कंटेनर का वेट लॉस कितना हुआ था वो डायरेक्टली यहां पुट कर दूंगा, और P0A के कोरिस्पॉन्डिंग अगर मेरे को ये गेन इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब दिया होगा वो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, तो वो वेट की जो वैल्यूज होंगी वो पुट किया आपने, और दैट इज इक्वल टू X सॉल्यूट, डन 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 डन, सॉल्व हो गया ना। तो क्वेश्चन इज सर अगर हमें ये ना दिया हो, तो ये वाला ना दिया हो कैल्शियम क्लोराइड का, तो बच्चे अगर आप P0A माइनस PA, मतलब इसमें से ये घटा दो, P0A माइनस PA, या घटा मत दो, ऐड ही कर लो यार दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, दिस प्लस दिस, तो कितना रहेगा, P0A माइनस PA प्लस PA, PA उठ जाएगा, P0A बच जाएगा, हाँ, दैट इज द टोटल वेट, राइट, समझ आ गया।
तो इन दोनों वेट को आप ऐड कर लोगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए आएगा। वही तो ट्यूब के केस में है। तो ये आपका सिंपल ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आप इस तरह से उसको सेटअप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर देख लेते हैं हम, ये अपने पास क्वेश्चन भी है यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करके अपने को डायरेक्टली एप्लीकेशन समझ आ जाएगी क्या करना है। ड्राई एयर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर एंड देन इट इज पास थ्रू प्योर वाटर। लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन वाज 2.5 ग्राम एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर वाज 0.04 ग्राम। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। चलिए तो हमारे पास पहले एक ठीक है ये डब्बा है और यहां से आई ड्राई एयर, ओके और ये जो मेरे पास ये है सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। ड्राई एयर वाज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे नहीं पता उसका वेपर प्रेशर कितना है, पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में क्या आता है, ड्रॉप ही आता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए अब इसके बाद ये जो मॉइस्ट एयर निकलेगी बाहर, अब ये किस में जाएगी वापस, ये आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ओके ये हो गया। यहां पर सॉल्यूशन में आपको क्या दिया है, 5 ग्राम सॉल्यूट एंड 80 ग्राम वाटर। चलिए अच्छी बात है। और सॉल्वेंट आपको कितना दिया है, देन इट इज पास थ्रू प्योर वाटर, ठीक है प्योर वाटर का तो प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू कहीं ना कहीं दी होगी। इफ द लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन वाज 2.5 ग्राम, यहां पर लॉस इन वेट कितना आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है आपका 2.5 ग्राम्स एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर वाज 0.04 ग्राम, यहां पर आ रहा है 0.04 ग्राम। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। चलो तो एक काम करते हैं, अब डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करो। बेटा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आता था, यहां पर अगर इसका प्रेशर PS है और इसका प्रेशर P0 है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि PS is directly proportional to 2.5 and P0 is directly proportional to what? चलो P0 का छोड़ो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, हाँ मतलब P0 माइनस PS, P0 माइनस PS is directly proportional to 0.04। तो यही वाला अप्लाई कर लो ना डायरेक्टली बालकों। तो RLVP का ये भी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो P0 माइनस PS की जगह क्या लिखता हूं मैं, 0.04, तो 0.04 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना आ जाएगा 5/m, ठीक है। चलो उसको अभी n ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। और मोल ऑफ सॉल्वेंट 80/18। तो एक काम करिए, जिसको जल्दी से सॉल्व करिए, इसका क्या आ रहा है मैं भी साथ साथ में सॉल्व कर लेता हूं। लेट्स सी हमारे पास कितना आएगा, फोर पॉइंट 0.071। तो यहां से n की वैल्यू आ रही है 0.071 और n बेसिकली क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, 5/, तो दैट इज 5/, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 0.071। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 5/0.071 70.4, ओके। तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 70.4, ठीक है। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि जो आंसर आ रहा है हमारा बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ 70 आ रहा है, दैट इज फाइन, ओके डन। चलो तो ये समझ आ गया ना, बस आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, बस उसके कोरिस्पॉन्डिंग वेट की जो वैल्यूज उनको फॉर्मूला में पुट किया और आंसर निकाल लिया। तो कई बार क्वेश्चन क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आता है रादर देन हमें थ्योरी से उतना समझ नहीं आता, पर क्वेश्चन जब हम करते हैं अच्छा ऐसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अब यहां पर आपके 3 डब्बे हैं, ओके, तो ABC मतलब 3 कंटेनर हैं, ड्राई एयर आ रही है और लास्ट में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन ऑल बाय योरसेल्फ वंस, अगर आपको लग रहा है कि आप ट्राई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, तो पहले ट्राई कर लीजिए। देखिए
इफ सेम वॉल्यूम सॉल्यूशन, सेम वॉल्यूम सबका, ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट इज यूज्ड, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। आपको फिर तीनों का वेपर प्रेशर बताना है। ओके, ऑलरेडी लॉसेस बताए हुए हैं। देखिए ड्राई एयर आई, यहां 1 ग्राम का लॉस हुआ, तीनों ही सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट कोई भी नहीं है, यहां पर 1 ग्राम का लॉस हुआ। ओके, तो ये जो लॉस हुआ 1 ग्राम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि ड्राई को तो पूरा सेचुरेट होना है ना। हाँ जी, अगले में कितना हो रहा है 0.5। ओके, तो ये जो 0.5 ग्राम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है ना। अब खुद दिमाग लगाओ, यहां से उसने कुछ वेपर उठाए, आगे से फिर और उठाए, तो उसका मतलब अगले वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा था, तभी और उठाए होंगे। यहाँ 80 था, वहां 100 था, तो बोले यार 20 का डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा और वेपर उठा लेते हैं, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा वेपर है ना, ज्यादा प्रेशर है, तो और सैचुरेट हो जाएगी वो। यस, तो मतलब ये तो क्लियर हो रहा है कि प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा किसी सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है कब, जो उसमें सॉल्यूट ज्यादा डालते हो, नहीं, सॉल्यूट डालने से तो प्रेशर ड्रॉप करता है। अगर इसका प्रेशर ज्यादा है बी का, तो इसमें सॉल्यूट कम है, ये लेस कंसंट्रेटेड है ए से, तो ए में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी में कम है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो 0.5 जो है, अगला जो गेन हुआ, एक सेकेंड, उल्टा पोपट तो नहीं कर दिया यहाँ पे, अरे यार कर दिया ना पोपट, मैं इसको लॉस मान के चल रहा था, ध्यान नहीं दिया। अरे हटाओ 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 हटाओ, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, ये अभी जो जो मैंने कहानी सुनाई तुम लोगों को, ठीक है, उसको वापस से उड़ा लो, तो उसको ऐसा समझ लो कि वो यहाँ पर लॉस होता तो उसके करस्पॉन्डिंग वो कहानी सही होती। हाँ, मैंने उसको गलती से जल्दबाजी में लॉस मान लिया। हाँ, तो यहाँ लॉस हुआ, अगले में गेन हो गया। गेन क्यों हो गया, अब बताता हूँ गेन क्यों हुआ। मान लीजिए इसका प्रेशर 80 था, तो उसने 80 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेपर उठा लिए, जनाब का प्रेशर 60 है, एयर वहां गई, एयर के पास था 80 के करस्पॉन्डिंग वेपर, और अगले जनाब 60 पे बैठे हैं, तो एयर बोल रहे हैं अरे यार मेरे पास ज्यादा है, बस कम है, तो देना पड़ेगा। चलो ठीक है, ले ले भाई तू ले ले, क्योंकि एयर जिस कंटेनर में जाएगी ना उसके साथ इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा। तो एयर के पास खुद के पास ज्यादा मॉइस्चर है और उसके पास कम है, तो उल्टा दे के जाएगी एयर वहां पे मॉइस्चर कंटेंट। तो यहां पर इसका गेन आ रहा है, मतलब एयर ने ड्रॉप किया है, तो मतलब बी का प्रेशर कम था, मतलब बी में सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, बी में जो सॉल्यूट है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो बी ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, तो 0.5 जो आएगा गेन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अरे डिफरेंस भाई दोनों का। अब 60 माइनस 80 मत कर लेना, ठीक है, 60 माइनस 80 मत कर लेना इसको, ये 80 माइनस 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 80 माइनस, अरे यार नॉट 80, मतलब समझ जाओ, दिस इज प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि ए का क्लियरली हायर होगा। ठीक है, 80 60 तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए यूज किया हुआ है। अब यहां से अगेन एयर बाहर जा रही है, वहां पे लॉस हो रहा है, मतलब वहां से फिर उठा रही है, मतलब यहां अगर 60 था तो अगले वाले का फिर क्या है, ज्यादा प्रेशर है, फिर वहां से उठा रही है ताकि वहां पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसका और हायर होगा, तो कितना हायर होगा आई डोंट नो, देखते हैं। 1 ग्राम का आ रहा है लॉस, तो 1 ग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सी, क्योंकि वो हायर है, माइनस प्रेशर ऑफ बी। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहां से इन तीनों से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इंक्लूड करना तो बहुत ही आसान है सबको। ए का प्रेशर 1 के करस्पॉन्डिंग है, तो ए का अगर 1 है तो 1, ठीक है, माइनस पी बी इज इक्वल टू 0.5, ये मतलब हुआ राइट। तो बेटा पी बी किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.5, तो पी बी 0.5 ग्राम के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और पी ए आपका ऑलरेडी 1 ग्राम के प्रोपोर्शनल आ रहा था। अब देखिए पी बी अगर आपका 0.5 है तो पी सी माइनस 0.5, ठीक है, कितना आ रहा है 1, तो पी सी कितना आना चाहिए आपका 1.5, तो पी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.5, ये आ गया आपका। यहां तक क्लियर है, मतलब ये वैल्यू पुट की ना मैंने, ए की वैल्यू अगर 1 के प्रोपोर्शनल है तो ए को 1 ले लो, 1 ग्राम से कितना घटाऊंगा तो 0.5 बचेगा 0.5, है ना। तो बी की वैल्यू 0.5 आई, तो
पीसी में से 0.5 घटा के 1 बच रहा है, तो पीसी की वैल्यू कितनी हो रही है? 1.5 के प्रोपोर्शनल है। अब ये जो प्रेशर है डायरेक्टली वेट के आपके प्रोपोर्शनल आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि पीबी डायरेक्टली पोर्शन, पीए डायरेक्टली पोर्शन 1 ग्राम, मतलब यहां पे इसने 1 ग्राम का लॉस हुआ। अगर यहां ए की जगह सी होता तो 1.5 ग्राम का लॉस होता, मतलब वो और मॉइस्चर उठाता। तो इसकी जो वैल्यू है पीसी का प्रेशर, मतलब यार पीसी सबसे बड़ा है, सीधी सी बात है, तो प्रेशर का ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर हो जाएगा सबसे बड़ा आपका पीसी है, उसके बाद पीए है। ये ना आज लिखने वाला डिपार्टमेंट थोड़ा खराब ही चल रहा है। पीसी फिर पीए है, फिर जाके आपका पीबी है। ये तो सिंपल, ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वैल्यू, तो ये प्रेशर का ऑर्डर आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब सोचो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या आएगा? वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब सॉल्यूट उतना कम डिसॉल्व किया है, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना? तो जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है उसमें सॉल्यूट सबसे कम है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबसे कम है सी में, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सी में सबसे कम है, और ए में उससे ज़्यादा है, और बी में सबसे ज़्यादा है। तो बी में सबसे ज़्यादा सॉल्यूट है, बी सबसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अब सेम वॉल्यूम सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूट इज यूज्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? ओके, ठीक है, सेम वॉल्यूम है डिफरेंट सॉल्यूट्स का, तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ गया एन अपॉन वी। वॉल्यूम सबका सेम है, तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होंगे। तो मोलर मास का क्या करेंगे? मोलर मास का क्या चार्ट डालेंगे हम? हमें नंबर ऑफ मोल से मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मोलर मास का तो कोई काम ही नहीं है कि मोलर मास किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, राइट? हाँ, वेट कहा होता है कि सब में बराबर वेट हमने लिया हुआ है, तब भी बात होती है ना, पर वैसा भी कुछ नहीं है। फाइन, चलिए तो इसका भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। यस, एन सी सबसे कम है, फिर आपका एन है, फिर उसका एन बी है, एंड ओके, एम सी ग्रेटर देन एम ए ग्रेटर देन एम बी, मतलब मोलर मास का भी आंसर दिया हुआ है, तो दैट मीन्स सी ए बी दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब हुआ कि ये मान के चल रहे हैं कि हमने सेम वेट भी डाला, मतलब अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ना ये चीज, सेम वॉल्यूम सॉल्यूशन तो बोल दिया, सेम वेट भी बोलना चाहिए था ना। इसका मतलब है कि मैं यहां पर जितना सॉल्यूट डाल रहा हूं ए बी सी, इसके भी मान लो एक्स ग्राम एक्स ग्राम एक्स ग्राम, बट अगर एक्स ग्राम में मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं, मतलब सी में सॉरी बी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं, तो बी में ज्यादा नंबर ऑफ मोल उतने ही ग्राम के ज्यादा नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं, तो उसका मोलर मास क्या होगा? कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और सी में सबसे कम मोल आ रहे हैं, मतलब एक्स ग्राम में उसके मोल कम आ रहे हैं, तो ऑब्वियस उसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर वेट इनको मेंशन करना चाहिए रादर देन वॉल्यूम, कि वेट हमारा क्या है, हमने सॉल्यूट बराबर डाला हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब नाउ इट इज क्लियर कि हम तीनों चीजों को प्रॉपर्टीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, अब बात आती है एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों को डिस्कस करना है। उससे पहले समझते हैं कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पहले आपको मैं एक बार थोड़ा इक्विलिब्रियम के तरीके से समझा देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या क्या होता है। देखिए इसको ब्लैक स्क्रीन पे करें क्या? ब्लैक स्क्रीन पे कर लें, है ना, एक बार कर लेते हैं, आई थिंक ब्लैक स्क्रीन पे तो आसान रहेगा, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली आप क्या डेफिनेशन देते हो बॉइलिंग पॉइंट की? हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक सा डेफिनेशन, ठीक है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। दैट इज वन स्टेटमेंट जो आपको पहले से पता है। एक और स्टेटमेंट दूं, बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट तब आता है, देखो जितना यहां से प्रेशर लग रहा है, आप बोल रहे हो बाहर से भी उतना लग रहा है, जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उतना एक्सटर्नल प्रेशर भी कर रहा है, तो अगर दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम ही आएगा ना।
तो बॉइलिंग पॉइंट एक तरह का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है यार, ये स्मार्ट बोर्ड पे ये दिक्कत होती है, राइटिंग उतनी मस्त वाली नहीं आती, उतनी अच्छी वाली तरीके से ज़्यादा लिखने वाला काम मैं आईपैड पे प्रेफर करता हूँ। तो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे दोनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मतलब अगर आप H2O की बात करें, ठीक है, तो H2O का क्या आएगा? H2 लिक्विड जब H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझे? समझ गया ना? ये बाकी वो तो आप डेफिनेशन नॉर्मली बोलते हो, हाँ सर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटा लूं तो यहां से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, देखिए यहां से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटा लेता हूं तो क्या होगा मेरे पास? क्या होगा? दिक्कत ये होगी कि ये वाला प्रेशर भी कम करना पड़ेगा मेरे को, मतलब कम वेपर जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर कम करना है तो कम वेपर जनरेट करने के लिए कम हीट करना पड़ेगा। तो मतलब लिक्विड थोड़ा कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो उसका मतलब सिंपली लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। मतलब अगर तुम वैक्यूम क्रिएट कर दो, थोड़ा सा पार्शियल वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो वो कोई भी लिक्विड होगा वो जल्दी बॉईल कर जाएगा। तो वैक्यूम क्रिएट करके आप बॉइलिंग पॉइंट को लोअर कर सकते हो। तो ये बोलना सर बॉइलिंग पॉइंट एक्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस है पानी के लिए, दैट इज नॉट जस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन द प्रेशर इज नॉर्मल, दैट इज 1 atm, तब बॉइलिंग पॉइंट इतना आता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दो, वेरी कर दो, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो इट इज एन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी। द मोमेंट ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, तब जो आपका टेम्परेचर है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये इक्विलिब्रियम हम किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। कैसे? एक्सटर्नल प्रेशर को वेरी करवा के। तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ फिक्स थिंग, इट्स एन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी। समझे? चलिए अब आपको थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पे कहानी दिखाते हैं। अरे यार, ऐसा क्यों होता है? गलती से गलत को कीप करते हैं एंड फिर से स्टार्ट करते हैं। पहुंच गए। यस, देखिए अब आपको मैं इक्विलिब्रियम वाला फंडा देता हूं। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, ठीक है ना? तो प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे पहले। ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अपने वेपर्स के साथ। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि मान लीजिए यहां से 1 2 3, 3 ऊपर जा रहे हैं और 3 नीचे भी आ रहे हैं। 3 कंडेंस हो रहे हैं और 3 आपके वेपराइज हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम आ गया और अभी आप क्या बोल रहे हो कि ये तो वेपर प्रेशर है, नॉर्मल वेपर प्रेशर, ये बॉइलिंग वाला फिनोमेना तो नहीं है ना ये, ठीक है, नॉर्मल वेपर प्रेशर था ये। यस, चलिए, तो ये नॉर्मल आपका वेपर प्रेशर आ गया प्योर लिक्विड का। पर जैसे आप सॉल्यूट डालते थे, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, जैसे आपने सॉल्यूट डाल दिया, उसने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर जाने वाले कम हो गए, तो नीचे आने वाले बढ़ गए। नीचे आने वाले बढ़ गए तो वेपर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगी, क्योंकि कंडेंसेशन ज्यादा हो रही है। तो कंडेंसेशन ज्यादा हो रही है पर ऊपर कम जा रहे हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। तो जिससे आपके पास क्या आता है? ड्रॉप इन वेपर प्रेशर आता है। ठीक है, सॉल्यूट डालने से ये होता है। अब बताओ यार, ये अगर ड्रॉप आ चुका है ऑलरेडी, अगर अभी ड्रॉप आ चुका है, तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था उस पर भी ड्रॉप आया होगा। अगर इस टेम्परेचर पे ड्रॉप आया है वेपर प्रेशर का, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे आपका बॉइलिंग पॉइंट आता था या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता था, वहां पर भी ड्रॉप आ चुका होगा, पर एक्सटर्नल प्रेशर तो ड्रॉप नहीं हुआ ना। ठीक है, तो जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो नॉन वॉलेटाइल, तो वेपर प्रेशर ड्रॉप करता है। तो पहले क्या था, यहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है, बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, दोनों प्रेशर बैलेंस कर रहे हैं। पर सॉल्यूट डालने से ये वाला वैल्यू जो है ये कम हो गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास
जितना प्रेशर यहां से डेवलप होगा उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर भी बन रहा है ना। ये पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का। पर जैसे आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने से क्या हुआ, अब ये सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, पर एक्सटर्नल तो कम नहीं होने वाला ना यार। तो अब अगर आप उसको वापस से इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो, दोनों को बैलेंस करवाना चाहते हो, तो आपको ये प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें और गर्म करना पड़ता था कि और वेपर जनरेट हो, और वेपर जनरेट हो, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर फिर से जनरेट हो ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा आप हीट देते हैं और गर्म करते हैं उसको, उससे जो एक थोड़ा हायर टेम्परेचर पे वो पहुंचता है, दैट इज द न्यू बॉइलिंग पॉइंट। तो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे आ रहा है। अब इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आसान है डायग्राम के थ्रू समझना। देखो, अब फेज डायग्राम आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाए हुए हैं। तो फेज डायग्राम में आपने ये पढ़ा था कि प्योर वाटर का फेज डायग्राम ये है। ये ब्लू वाला जो कर्व है, ब्लू वाला, ये आपका प्योर वाटर का फेज डायग्राम है। फाइन, ये वेपर प्रेशर की वेरिएशन। तो ये वाला जो पार्ट है, ये लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम है। यहां पर आपका सॉलिड और वेपर का हो गया, ये सॉलिड और लिक्विड का हो गया, ये लिक्विड और वेपर का हो गया। तो ये जो लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है, हम इसमें इंटरेस्टेड है, लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो, ये आपका 760 टॉर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आपका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बेटा जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वेपर प्रेशर का ग्राफ था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, इस पॉइंट पे आके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिफाइन होता है। अब जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ, तो वेपर प्रेशर ड्रॉप करता है। तो अगर प्योर लिक्विड का ये था, तो सॉल्यूशन का कौन सा होगा, ड्रॉप किया होगा। तो ड्रॉप जब किया होगा, तो ऑब्वियसली जो रेड वाला ग्राफ है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ड्रॉप कर गया। यस, तो देखो अब ये ग्राफ कब जाके 1 atm पे हिट करेगा, थोड़ा आगे जाके। तो ये जब 1 atm के बराबर प्रेशर पे पहुंच रहा है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आ रहा है वो 100 से तो आगे आ रहा है ना। ये जो गेन हुआ, दिस डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। समझे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। अब देखो, जितना ज्यादा सॉल्यूट में ऐड करूंगा उतना ही ड्रॉप आएगा वेपर प्रेशर में। तो अगर ये एक नॉर्मल डाइल्यूट सॉल्यूशन का ग्राफ है, अगर मैं थोड़ा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लूं, उसका ग्राफ थोड़ा और नीचे आएगा, वो थोड़ा और आगे जाके हिट करेगा। तो इसको ब्लैक स्क्रीन पे कर लेते हैं अपन। तो ये वेपर प्रेशर वर्सेस या प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये थोड़ा कंसंट्रेटेड, ये थोड़ा और कंसंट्रेटेड, और ये है मेरा 1 atm। ओके, ये C1 कंसंट्रेशन है, ये C2 और ये C3 है। तो कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या है, C3 इज ग्रेटर देन C2 विच इज ग्रेटर देन C1। अब देखो, C1 पे यहां पर हिट कर रहा है, तो इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो जाएगी। थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया मैंने, तो वेपर प्रेशर उसको थोड़ा और ड्रॉप किया था, तो ग्राफ थोड़ा और नीचे है। अब वो इस टेम्परेचर पे 1 atm को हिट कर रहा है, तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और ये और कंसंट्रेटेड है। तो जितना ज्यादा मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लूंगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, गेन आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि नमक क्यों डालते हैं हम जब अंडे उबालते हैं, जब आप एग्स बॉईल करते हो, ठीक है, boiling eggs. So I'm not sure how many of you are vegetarian, but when boiling eggs, हम ना पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो पानी प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, पर नमक बीइंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा। तो जो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, अब शायद वो 101, 102, 103 पे बॉईल हो रहा हो, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना NaCl डाले, कितना सॉल्ट उसमें डाला हुआ है। तो क्या होगा, पानी ज्यादा गर्म होगा और देर से वेपर में कन्वर्ट होगा। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइजेशन हो स्टार्ट हो जा रही थी, मतलब पानी का टेम्परेचर 100 के ऊपर नहीं जाता था। तो अंडे
जिस पानी के साथ कांटेक्ट में थे वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता था पानी मैक्सिमम। अब अंडे जिस पानी के साथ कांटेक्ट में है वो 102, 103, 104 तक पहुंच पा रहा है, तो मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो जिस लिक्विड के अंदर एग्स हैं वो ज्यादा गर्म होगा तो हीट ट्रांसमिट जल्दी होगी, ज्यादा होगी तो अंडे जल्दी बॉईल होंगे। समझे? ये होता है फंडा। दैट इज द रीजन। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा एलिवेशन आएगी। तो ऑब्वियस बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई ना, ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे तो ज्यादा एलिवेशन आएगा। तो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्लियर हो गया? सिंपल फेज डायग्राम देख के समझ आता है हाँ कि ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगे तो और एलिवेशन आता रहेगा। तो बेटा ये जो डेल्टा टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ जी है, इसलिए इसका फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई, क्योंकि वैन ऑफ फैक्टर सब जगह लगेगा, इनटू के बी इंटू एम, है ना। अब इसकी फालतू की डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू आस्क इट्स डेरिवेशन हियर। हाँ, के बी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और एम इज द मोलैलिटी। तो मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। उस कंसंट्रेशन को आपने मोलैलिटी से एक्सप्रेस किया और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था वो लगाया के बी। के बी क्या होता है आपका? के बी को बोलते हैं बच्चे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यहां डबल एल लगा लेना, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, अगर मोलैलिटी 1 हो जाए और आई आपका 1 हो गया, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रही है, तो आई भी 1 हो गया और मोलैलिटी अगर 1 है तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी हुआ ना। तो के बी इज नथिंग बट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए आती है, इसलिए इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और के बी का भी अपना फॉर्मूला है, के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये केबी का फॉर्मूला है, सिंपल याद कर लो। कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, पूछा भी 1-2 बार, और अगर ज्यादा क्वेश्चन होगा वैल्यू दी होगी तो आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज टीबी? टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट, एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब ये केबी किसका होता है? मुझे ये बताओ, पानी में आपने नमक डाला, पानी में चीनी डाली, 2 अलग अलग सोल्यूशन बनाए मैंने, एक नमक का बनाया और एक मैंने चीनी का बनाया। नमक वाला भी 1 मोलल है, चीनी वाला भी 1 मोलल है। जब मोलैलिटी दोनों की 1 है तो क्या दोनों में डेल्टा टीबी सेम आएगा? मतलब अगर मैं 1 मोलल सॉल्यूशन चीनी का लूं या 1 मोलल मैं किसी और सॉल्ट का लूं, अब NaCl नहीं लेते, NaCl क्योंकि टूट जाता है तो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, यूरिया ले लेते हैं। ठीक है, 1 मोलल शुगर का ले लिया, 1 मोलल यूरिया का ले लिया, तो क्या दोनों में डेल्टा टीबी सेम आएगा? अब ये डिपेंड करता है केबी पे। मोलैलिटी तो सेम है, केबी सेम होगा क्या? सर केबी होता किसका है बेटा? एलिवेशन किसके बॉइलिंग पॉइंट में देख रहे हो? पानी के ना, सॉल्वेंट के ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन चेक कर रहे हो ना, कि पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता था अब वो थोड़ा हायर पे होगा, तो कि जिसके लिए तुम एलिवेशन मेजर कर रहे हो वो तुम्हारा एक्चुअली सॉल्वेंट है, तो के भी सॉल्वेंट का होता है। ये चीज याद रखना। आईआईटी ने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था, इतना प्यारा क्वेश्चन था, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी उस क्वेश्चन में कि बच्चों को इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज कर दिया। कई बार आईआईटी के क्वेश्चन में बच्चों को ये लगता है कि इंफॉर्मेशन कम दी होती है। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा डेटा दे दिया, मोलैलिटी निकालने का पूरा डेटा दे दिया है, केबी सॉल्यूट का भी दे दिया, सॉल्वेंट का भी दे दिया। ठीक है, अब बच्चा अब सोचेगा यार केबी की तो 2 वैल्यू हुई, आज तक कभी क्वेश्चन में देखा नहीं कि केबी की 2 वैल्यूज हो। ठीक है, बट इस केस में केबी की 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्या करेंगे? अब किसी ने सोचा नहीं था कि केबी नालायक को सॉल्वेंट का होता है, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए तुम एलिवेशन मेजर कर रहे हो, सॉल्यूट का थोड़ा ना बॉइलिंग पॉइंट हम चेक कर रहे हैं जिसमें एलिवेशन आएगी, समझे? तो सॉल्वेंट का लेना है, और सॉल्वेंट क्योंकि सेम है शुगर सॉल्यूशन में भी और आपका यूरिया सॉल्यूशन में भी, सॉल्वेंट तो आपका पानी है, तो यस 1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन 1 मोलल शुगर सॉल्यूशन दोनों का डेल्टा टी भी सेम होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, किसके पार्टिकल्स इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। फाइन, तो ये क्लियर हो गया। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। मोलैलिटी निकालनी है, के बी की वैल्यू पानी के लिए ऑलरेडी या जो भी सॉल्वेंट आपको उसके लिए दी होगी, आई की वैल्यू आपको निकालना पहले से मैंने बता दिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और वेपर फेज आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है?
अगेन ये भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एग्जैक्टली ये भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो इट इज द टेम्परेचर एट विच solid and liquid phase are in equilibrium, at which solid and liquid phase are in equilibrium, ठीक है। तो अगर हम पानी के केस में लें तो H2 solid is in equilibrium with H2 liquid, और इस इक्विलिब्रियम को भी हम डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं, मतलब अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर एस्टेब्लिश करवा सकते हैं, है ना। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, जब बेटा जैसे H2O आपके पास एक कंटेनर है, चलिए मान लीजिए आपका कंटेनर है और यहाँ पर आपका ये प्योर वाटर है, ठीक है। ये आपकी आइस ले लेते हैं इसमें, एंड हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो दिस इज योर सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड फेज है, और लिक्विड फेज होगा वहां पर भी पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, एक्चुअली ज्यादा दूर नहीं है, बट उतने ऑर्डर तरीके से नहीं लगे हुए, ठीक है। ये आपका लिक्विड फेज आ गया, ओके। जब आप सॉल्यूट डालते हो, पानी में आपने नमक डाल दिया और पानी को उसमें रख लिया आपने फ्रीजर में, जैसे आइस बनेगी, डू यू थिंक जो सॉल्यूट है वो आइस के अंदर घुसेगा? नहीं, सॉल्यूट डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड में ही। तो वो जो पानी आपने रखा, उसको फ्रीजर में रखा है, टेम्परेचर आप कम करते चले गए, ओके, फ्रीजिंग स्टार्ट होगी, आइस बनना स्टार्ट होगी, बेटा आइस बनेगी प्योर वाटर की। वो जो आपका सॉल्यूट है या जो आपका नमक है जो भी है, वो सॉल्यूट आइस के अंदर नहीं जाता, सॉल्यूट कहाँ रहता है? लिक्विड फेज में। इवन जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात हो रही थी, वेपर सॉल्यूट के नहीं बनते हैं, सॉल्यूट कहाँ रहता है? लिक्विड में। तो सॉल्यूट हमेशा लिक्विड में रहेगा, ना वो वेपर में जाएगा क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, और ना वो फ्रीज होगा, तो ना वो सॉलिड स्टेट में एंटर करता, ना वो वेपर फेज में एंटर करता, वो सिर्फ लिक्विड फेज में ही रहता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपकी आइसिंग होगी वो प्योर वाटर होगा, जो आइस बन के निकल रहा है वो प्योर वाटर है आपका, समझे। सॉल्यूट हमेशा यही रहेगा, ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, ये कभी भी सॉलिड फेज में नहीं जाते हैं। तो अब देखो, अब इसका कि सर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता है, डिप्रेशन होता है, एलिवेशन क्या होता है। अब देखो सेम ग्राफ, ये ग्राफ जब आपका 180 पे हीट मार रहा था, ठीक है, तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया था। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये आपका सॉलिड वाला ग्राफ है, लाइन है, ये लाइन आपकी सॉलिड वाली है। तो जैसे ये वाला पॉइंट आपका है, ये सॉलिड और वेपर के बीच में है, ठीक है ना। अब ये वाले पॉइंट पे जैसे ये सॉलिड, ये आपका लाइन आते 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 सॉलिड पे हिट करती है, जैसे ये लाइन सॉलिड पे हिट कर रही है, दैट इज व्हाट, वहीं पे फ्रीजिंग होगी ना। जैसे ये आपका ट्रिपल पॉइंट आता है पानी का, प्योर वाटर का, ट्रिपल पॉइंट के जस्ट बगल में तो आपका क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है, राइट, यस। तो ये जो वेपर कर्व है, वेपर प्रेशर वाला कर्व, जैसे ही आके ये सॉलिड वाले फेज को कट करता है, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो पहले ये कर्व कैसा था? पहले आपका ये ऐसा जा रहा था, ये प्योर वाटर का था, ठीक है, ये प्योर वाटर का कर्व है, मतलब फेज डायग्राम है, ओके। अब सॉल्यूशन का कैसा आएगा? तो प्योर वाटर के केस में ना, हाँ, ये वाला जो आपका, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब सॉल्यूशन का ग्राफ आपको पता है इससे नीचे रहता है, इसका वेपर प्रेशर कम रहता है, ये कहीं यहां जाके हिट करेगा इसको थोड़ा पीछे, तो यहां पर जाके ये सॉलिड फेज को के साथ क्या आ रहा है? इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये आएगा। तो 0 डिग्री से कम आया ना, तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सिंपल, डेल्टा टी एफ। एंड अगेन इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे उतना और नीचे आएगा और पीछे जाके हिट करेगा उसको। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला सिंपल है, चलो फॉर्मूला आपको आगे दिखाता हूं। तो ये क्लियर हो गया, एक ही ग्राफ से आपका डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहां पे डेल्टा टीएफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स।
दिस इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एम इज द मोलैलिटी, आपको पता ही है। के एफ की होता है, के एफ होता है क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के ऊपर जो स्टडीज होती हैं उनमें डील करती है, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी। तो के एफ इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी कांस्टेंट, और ऑब्वियस बात है के एफ भी आपका सॉल्वेंट का ही होगा। कभी भी सॉल्यूट का गलती से मत के एफ ले लेना, के एफ के भी दोनों सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होते हैं। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब वो तो आपको समझ आ गया होगा, इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी जब 1 हो जाएगी, आई आपका 1 होगा, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वही आपका के एफ के बराबर है, इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो वही दिया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किया है ग्राफ, सॉल्यूशन 1 का ही आया, सॉल्यूशन 2 का ही आया, तो सॉल्यूशन 2 इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन 1। ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे डीपीपी के, जब आप देखोगे सॉल्यूशन देखोगे तो डीपीपी के सॉल्यूशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल सा है, बस मोलैलिटी आपको निकालनी है, बाकी फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए अब आप कुछ नई चीज आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, बहुत चिल्लाते चिल्लाते टाइम हो गया। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको 2 पार्ट में देख लेना, 2 पार्ट में देख लेना। देखिए अब जैसे एयरप्लेन्स हैं, ठीक है, तो एयरप्लेन्स अगर बहुत ठंडी होगी, जहां बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो पूरे के ऊपर आइसिंग जम जाएगी ना यार। अब अगर आइसिंग जम जाएगी तो मतलब उड़ाना, टेक ऑफ करना, वो सब कुछ इट्स प्रॉब्लम है ना। एक्स्ट्रा वेट होगा इसकी विंग्स के ऊपर, राइट, यहाँ पर विंडशील्ड के ऊपर सब जगह पे, तो वो आइस रिमूव करनी पड़ती है बिफोर यू कैन एक्चुअली प्रोसीड विद द टेकिंग ऑफ। ओके, समझ आ गया। तो ये डी आइसिंग कैसे करेंगे, ये आपने सुना होगा कि जो ठंडी कंट्रीज है, कोल्ड कंट्रीज, वहां पे जब स्नोफॉल होता है तो सड़क पे पड़ी बर्फ को पिघलाने के लिए उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालने से क्या होता है, सॉल्ट डालने से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आता है। तो जो पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रहा था, सॉल्ट डालने से क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ऐड करो सोल्यूशन बनेगा, डिप्रेशन आएगा। अब मे बी उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 पे चला गया, -2 पे चला गया, तो अगर टेम्परेचर उतना डाउन नहीं है तो वो मेल्ट कर जाएगा, है ना। तो मतलब अगर -2 पे या -3 पे जा चुका है तो उसका मतलब उसको और 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन जाएगा, तब जाके वो चीज फ्रीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए सड़क पे पड़ी बर्फ को पिघलाने के लिए भी उसके ऊपर सॉल्ट डाल सकते हो। सेम चीज कुछ ऐसा यहां पर भी करते हैं, और यही चीज आपकी गाड़ियों में जो प्रेजेंट है, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज के बारे में भी आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी आई थिंक लास्ट लेक्चर में दी होगी। तो एंटी फ्रीज में क्या होता है, आपकी जो गाड़ी का इंजन है उसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है। अब हीट को डिसिपेट करने के लिए उसके चारों तरफ एक वाटर जैकेट बनती है, उसके थ्रू कूलेंट आता है, ठीक है, हीट से गर्म होगा, बाहर निकल जाएगा, रेडिएटर के थ्रू जाएगा और हीट निकाल के फिर ठंडा होगा, ठंडा होकर फिर वापस आएगा, फिर इंजन के आसपास घूमेगा, हीट ट्रैप करेगा, फिर निकल जाएगा, राइट। दैट इज द पर्पस ऑफ कूलेंट, फाइन। अब ठंडी कंट्रीज में आपकी गाड़ी खड़ी हुई है अभी पार्किंग पे और बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, तो बेटा वो जो कूलेंट की जो पाइप्स हैं उनके अंदर कूलेंट लिक्विड फॉर्म में है, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया और वो कूलेंट फ्रीज कर गया, फ्रीज करने पे आपको पता है वाटर एक्सपेंड करता है तो पाइपें तो फट जाएंगी, तुम्हारी गाड़ी का सारा सारा सिस्टम उड़ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा फिर कुछ करना पड़ेगा कि काफ़ी लो टेम्परेचर जाने पे भी कूलेंट फ्रीज नहीं होना चाहिए, तो कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम करना पड़ेगा। तो मतलब पानी में कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं जब वो कूलेंट बनाते हैं, तो उसमें एक होता है एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कितना कितना आएगा अभी, देखो, चलो नाम ही सुन लो, नाम ही काफ़ी है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, ये CH2OH CH2OH, ये आपका एज ए एंटी फ्रीज काम करता है। तो पानी में ये डालते हैं जब हम क्या बनाते हैं, एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए इसी का स्प्रे किया जाता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर का ही स्प्रे किया जाता है एयरप्लेन्स पे भी, ताकि सारी सारी जो उसके ऊपर आइसिंग है वो निकल जाए, उसको डी आइसिंग करना बोलते हैं। ताकि अब आप बोलोगे सर ठंडी है फिर से जम जाएगी, तो टेक ऑफ करने के लिए आधे घंटे का टाइम चाहिए होता है, उतनी देर तक नहीं जमेगी, है ना, उतना उसको विंडो मिल जाएगा काम करने के लिए, एंड एक बार टेक ऑफ कर गया फिर कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। और ये जो प्रोसेस है डी आइसिंग, बहुत महंगा होता है प्रोसेस, ये सस्ता नहीं है। अब देख लो, स्मॉल प्रोपेलर एयरक्राफ्ट में करीब करीब $300, मतलब ये यूएस का है, ठीक है। लाइट जेट $1500, मिड साइज जेट $2000, हैवी जेट
4,000 से 6,000। एयरलाइनर भाई $10,000 की सिर्फ और सिर्फ बर्फ हटाने का काम है, और बाकी जो खर्चा होगा वो अलग है। तो इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। देखो कितनी कितनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जब हम, है ना, एयर ट्रैवल की बात करते हैं। तो ये आपका हरा सा जो ये सब्सटेंस है, ये आपका एंटी फ्रीज डाल रहे होते हैं आपकी गाड़ी के इंजन में, ठीक है, रेडिएटर में डलता है, ओके, जो कूलेंट रेजरवायर होता है वहां पे डलता है ये। तो क्लियर हो गया। तो एंटी फ्रीज का काम है, मतलब हमने जो पढ़ा डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह सबका काम है। अंडे उबालने अगली बार याद आएगा तो नमक डालोगे तो याद आएगा, अरे हाँ सर ने बताया था अंडे उबालने के लिए नमक क्यों डालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को। एट व्हाट टेम्परेचर विल 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बॉयल, के भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पॉज करके तुम लोग ट्राई कर सकते हो अपने आप। देखिए एट व्हाट टेम्परेचर, तो व्हाट टेम्परेचर का मतलब हमें डेल्टा टी बी निकालना है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, शुगर के लिए आई तो 1 होता है, तो के बी की वैल्यू कितनी है 0.52, और मोलैलिटी बेटा 10% एक्व सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ कि 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मतलब 10 ग्राम शुगर प्लस 90 ग्राम वाटर, यही मतलब हुआ, ऑब्वियस बात है। तो मोलैलिटी क्या हो गया, मोलैलिटी होता है क्या, नंबर ऑफ मोल इन वेट ऑफ किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो बेटा 10 ग्राम शुगर अगर मैं लेता हूं, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है, तो 10 ग्राम का क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, शुगर के लिए C12H22 O11 का मोलर मास होता है 342, तो 10 डिवाइड बाय 342 ये उसके मोल आगे। और कितने सॉल्वेंट में है ये 90 ग्राम वाटर में दिए हुए हैं, तो 0.09, ठीक है, डन। कितने किलोग्राम सॉल्व करो ये निकल जाएगा तुम्हारा। दिस इज योर डेल्टा टी बी, मतलब ये वैल्यू अगर x आ रही है तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस प्लस x, तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, न्यू बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली 100 डिग्री प्लस दिस डेल्टा टी बी, जो एलिवेशन आया है ये, ओके, समझ आया, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अब आपको ना एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ यार, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्या बोलते हैं बच्चे बहुत पोपट करते हैं, बहुत बड़ा वाला पोपट करते हैं। तो आपको वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे करवाई देता हूँ। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आपको मैंने बता दिया था I/C करना होता है। जैसे NaCl आपको 1 मोलर दिया हुआ है तो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन 2 है, क्योंकि NaCl का I फैक्टर 2 है, पेंट फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू कंसंट्रेशन। तो ये हमेशा याद रखना, ये चीज जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कुछ भी लेंगे तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज एक्चुअली I मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन, ओके, समझ आ गया। हाँ, तो अब अगर आपको मैं यहां पर सॉल्यूट देता हूं, 0.1 मोलर है, ये 0.2 मोलर है, और ये 0.3 मोलर है, सेम सोल्यूट है यहाँ पे, सब में सेम ही चीज़ है, इसलिए चिंता मत करना। तो बेटा डेल्टा टी बी ये ए है और ये बी है और ये सी है, ओके। डेल्टा टी बी सबसे ज़्यादा किस में आएगा, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट में सी बी ए, ओके। डेल्टा टी एफ क्या आएगा ऑर्डर, अगेन सी बी ए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ओके, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, अरे भाई जिसमें सबसे ज्यादा एलिवेशन आ रही है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जिसमें सबसे ज्यादा गेन आया, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट भी तो उसी का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी सी का होगा, बी का होगा, ए का होगा। ये चीज समझ आ रही है ना। डेल्टा टी बी सी भी है, मान लो ये 2 डिग्री का गेन है, सॉरी ये 5 डिग्री का गेन है, ये 3 का और ये 2 का है, तो 5 डिग्री का गेन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो 105 डिग्री इज द न्यू टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। 3 डिग्री का गेन का मतलब 103 डिग्री इज द न्यू बॉइलिंग पॉइंट। 2 डिग्री का गेन का मतलब 102। तो बेटा डेल्टा टीबी का जो ऑर्डर होता है वही आपका टीबी का ऑर्डर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का। और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगेन सीबीए नहीं खजूरो, बिल्कुल गलत, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा होगा। क्यों, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ डिप्रेशन, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, एक में इतना सा डिप्रेशन आया, एक में ज्यादा आया, एक में और ज्यादा आया, तो ए में इतना आया, बी में इतना आया, सी में सबसे ज्यादा आया। तो बेटा 0 डिग्री के बाद नीचे जाते तो नेगेटिव में आती ना वैल्यू, ठीक है। मान लो सी में आपका ये -5 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला आपका -3 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका -2 डिग्री सेल्सियस है। तो अब अगर मैं आपको टेम्परेचर पूछूं, अब हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, ये निकलेगा ना, तो जिसमें सबसे बड़ा ड्रॉप आया उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ज्यादा नहीं होता। जबकि जब आप एलिवेशन की बात करते हो तो ये 105 डिग्री पे हो गया,
बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, और ये 103 पे हो गया, ये 102 पे हो गया, अब बोलोगे सर 0 के ऊपर 105 कैसे आ गया, मतलब समझ लो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा था मैं। बॉइलिंग पॉइंट में जिसका एलिवेशन सबसे बड़ा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे बड़ा है। फ्रीजिंग पॉइंट में जिसका डिप्रेशन सबसे बड़ा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है, वो पानी के लिए नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ए बी सी आएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जल्दबाजी में ये होता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में और बच्चे अरे यार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सड़ा सट 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 एंड थ्री मिस्टेक, 4 नंबर के -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो 250 ग्राम ऑफ वाटर, समझ गए, समझ गए ना, हाँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 किलो हो जाएगा, 1 किलो में जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वही आपका मोलैलिटी होती है, यस। टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट टू दिस मच वैल्यू, अच्छा किसका, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 102.36 करना है, तो 100 से 102.36 करना है, तो बेटा डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा आपका 2.36, इतना ही तो आपको रेज करना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, तो 2.36 इज इक्वल टू आई, आई का कुछ है नहीं है, ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, मोलर मास को 180.2 दिया हुआ है, ओके। के बी कितना आपको 0.52, 0.52, हाउ मेनी ग्राम्स पूछ रहा है, तो मोलैलिटी में क्या होता है, देखो 250 ग्राम है, ओके, तो गिवन वेट कितना हो जाएगा डब्ल्यू, और मोलर मास कितना है 180.2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 0.25, सॉल्व कर लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा आराम से, इतना सिंपल है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूलाज में, नथिंग मोर, नथिंग मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम क्वांटिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, तो 1000 ग्राम में 100 ग्राम हो जाएगा, फाइन। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -7.14, ओके, तो डेल्टा टी एफ मेरे पास कितना आ रहा है 7.14 का ड्रॉप आया टेम्परेचर में। इज द कंपाउंड KCl Na2S और CaCl2, चलिए मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, उसी से आइडिया लगेगा मुझे, तो डेल्टा टी एफ 7.14 इज इक्वल टू, अब आई भी लेना पड़ेगा ना यार, KCl पूरा डिसोशिएट हो जाता है तो इसका I2 है, Na2 इसके लिए I3 है, क्योंकि 2 Na पॉजिटिव और एक S2 नेगेटिव, 3 पार्टिकल देगा ये, CaCl2 भी 3 देगा, तो इसके लिए भी I आपका 3 आएगा, ओके। तो एक काम करते हैं, आपको इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ेगा, ये KCl के लिए I की 2 लिख लो, तो अगर हम KCl के लिए सॉल्व करते हैं तो 7.14 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 ग्राम है ना, तो 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 0.1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां से अगर मैच मैच तो क्या ही करेगा, एम, अरे यार सब कुछ पता था तुम्हारे को, अगर ये मैच करता है तो KCl इज द आंसर, अगर नहीं मैच करता है तो फिर Na2S के लिए करो, ठीक है। ये काम कर लो, इसको मैच करवाने के लिए ना, इसको मैच करवाने के लिए M निकाल लो यार, बेस्ट तरीका है, M को अननोन रखो, इसको दिस इज M, जो भी सॉल्यूट है, हाँ I के केस में हमारे को एक करना पड़ेगा, 2 बार I 3 है, तो काम करते हैं इन दोनों को ज्वाइंटली सॉल्व कर लेते हैं, इसको 3 पुट करते हैं, तो चाहे Na2S होगा चाहे CaCl2 होगा, I तो 3 होगा, तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखो, ये M अगर इससे मैच कर गया या उससे मैच कर गया तो ठीक है, अगर दोनों में से मैच नहीं किया तो फिर अगली बार तो फिर आंसर KCl होगा, सीधी सी बात है। अगर 3 के करस्पॉन्डिंग होना है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आना है, तो M निकाल के निकल जाएगा, Na2S के बराबर आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट या फिर CaCl2 के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ रहा है, अगर इन दोनों के साथ भी मैच नहीं कर रहा, M की जो वैल्यू वो मैच नहीं कर रही है, तो आंसर फिर KCl है, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, 2 beakers are placed, यस, रीड द क्वेश्चन वंस, इसको पढ़ो, अभी सही बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइव सेशन ले रहा हूँ मैं, आके तुम सबों को पूछूंगा कि बेटा करो उसका क्या आंसर आएगा, चलो करो उसको, पॉज करके 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट ले लो, लंबा तो जाएगा ये लेक्चर बट खत्म करना है आज। देखिए 2 beakers are placed साइड बाय साइड इन अ सील्ड एनक्लोजर, चलिए भैया सील्ड एनक्लोजर बनाते हैं, सील्ड एनक्लोजर एंड 2 beakers, चलिए हमारी फाइन आर्ट्स का एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 बीकर में कुछ पानी वानी भी डालना होगा, प्लेस साइड बाय साइड इन सील्ड कंटेनर
एनक्लोजर द फर्स्ट बीकर कंटेन्स 100 ml ऑफ प्योर वाटर। चलिए पानी भी डालेंगे बिल्कुल। हंड्रेड ml ऑफ प्योर वाटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड द अदर एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ये सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। ओके, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम्स ऑफ द लिक्विड्स इन द टू बीकर्स व्हेन ऑल फिजिकल चेंजेस स्टॉप, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखो अब क्योंकि एक सिंगल एनक्लोजर में रखे हैं, अब पानी की टेंडेंसी क्या होगी, पानी बोलेगा कि चलो बॉस वेपर बनाते हैं, है ना, कि अपने वेपर प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगा। अब प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जितना भी है वो वेपर बना के कोशिश करेगा कि चलो बॉस मैं उतना जनरेट करूं। मान लेते हैं प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मान लो 100 है, तो ये 100 का प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करेगा वेपर बना के, और सॉल्यूशन का कम होगा। मान लो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80 है, ये चाहेगा कि 80 का प्रेशर जनरेट हो, तो ये जनाब 100 जनरेट करेंगे, तो ये बोलेगा अरे यार ज्यादा हो गया, 100 नहीं में चाहिए, मेरे को 80 चाहिए। ये क्या करेगा, उप्स, ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, ठीक है, वेपर उनके बन रहे, एक्साइटमेंट मेरे को हो रही है। तो ये वेपर बनाता रहेगा, उनको 100 पूरे करने हैं, और बोल रहा है कि नहीं 80 पे लेके आओ, वो खींच खींच के उनको एब्जॉर्ब करता रहेगा, समझे। तो ये जनाब एब्जॉर्ब करते रहेंगे कि 100 नहीं चाहिए मेरे को, 80 चाहिए, चल नीचे आप, एब्जॉर्ब कर लिया। तो यस, ये वाटर मॉइस्चर खींचता रहेगा और ये जनरेट करता रहेगा। धीरे धीरे करते 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 ये पानी का लेवल गिरता जाएगा और उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये और डाइल्यूट होता चला जाएगा, और आपको पता है डाइल्यूट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड में ज्यादा ड्रॉप आता है वेपर प्रेशर में। डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर से 80 से भी बढ़ता बढ़ता जाएगा। एक्चुअली इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो प्योर वाटर है, ये तो 100 ही रहेगा, चाहे एक ड्रॉप भी बचेगा लास्ट में, उसका वेपर प्रेशर 100 ही रहेगा, मतलब जो उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 100 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, पर ये जो 80 है अभी, जैसे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता चला जाएगा इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, 80 से धीरे धीरे ये 100 की तरफ चलेगा। अब आई एम नॉट सेइंग कि वो 100 पहुंच जाएगा, क्यों, कितना भी डाइल्यूट कर लो वो पानी प्योर वाटर थोड़ा ना बनेगा, वो बनेगा तो सोल्यूशन ही। यस, तो अल्टीमेटली ये जनाब ऊपर जाते रहेंगे, ये जनाब नीचे आते रहेंगे, तो सारा का सारा पानी उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो दूसरे वाले कंटेनर में 200 ml वाटर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। फाइनली द सॉल्यूशन बीकर will have 200 ml वॉल्यूम। पहला वाला बीकर आपका खाली हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट कि इक्विलिब्रियम लाने के चक्कर में ये जनाब बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर और वो जनाब घटाते जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बीकर्स वन कंटेनिंग 20 ml। अब देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे आ गया। 20 ml ऑफ 0.05 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर same volume of 0.03 molar aqua solution of NaCl are placed side by side। अगेन वैसा ही केस आ गया, एनक्लोजर है, एनक्लोजर के हमारे पास अंदर 2 बीकर है, ठीक है। पर अब मजे की बात क्या है, पिछले केस में मजे की बात नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि पिछले केस में ये प्योर वाटर था, तो ये कितना भी मॉइस्चर उधर एब्जॉर्ब हो जाए वो तो डाइल्यूट हो रहा है, वो 80 से उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, पर वो प्योर वाटर नहीं बन सकता। बट अब आपके पास ये वाला भी सॉल्यूशन है और ये वाला भी सॉल्यूशन है, एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और एक कम कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, फाइन। तो पहला वाला क्या आपका 20 ml ऑफ 0.05 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। बच्चों अगर किसी तरह मान लो एक कंसेंट्रेटेड एक डाइल्यूट है, तो ठीक है, लेट्स से ये कंसेंट्रेटेड है और ये वाला आपका डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका हायर वेपर प्रेशर होगा और इसका लोअर वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब हुआ ये जनाब वेपर ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा जनरेट करेंगे, और ये उसको एब्जॉर्ब कर करके कम चलता रहेगा। तो ये जो डाइल्यूट है इसका पानी उड़ उड़ के उधर जाता रहेगा, तो ये डाइल्यूट धीरे 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 धीरे
गेटिंग कंसंट्रेटेड विद टाइम, है ना। इसका पानी उड़ उड़ के उधर जाएगा और ये कंसंट्रेटेड वाला डाइल्यूट होगा। दोनों बराबर आने की ट्राई करेंगे जिस पॉइंट पे इवेंचुअली दे विल बोथ विल रीच सेम कंसंट्रेशन। समझे, जब सेम कंसंट्रेशन हो जाएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी सेम होंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर किसी का ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम आएगी। ओके, तो 20 ml ऑफ 0.05 20 ml है अंदर द सेम वॉल्यूम, तो दोनों वॉल्यूम सेम है। तो इवेंचुअली अगर कंसंट्रेशन मेरे को बराबर करनी है तो C1 इज इक्वल टू C2 करना है, तो वॉल्यूम तो सेम है। वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल फिर मेरे पास बराबर आने चाहिए, राइट। तो मतलब N1 शुड बी इक्वल टू N2। अच्छा, पर वॉल्यूम तो इनिशियली सेम है ना। ओके ओके, नहीं इसको नहीं ले सकते क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होगा ना, इसका वॉल्यूम घटेगा, इसमें से पानी ऊपर जा रहा है, उधर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम सेम नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में सेम था, बाद में नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, कंसंट्रेशन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो N1 अपॉन, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। तो काम करते हैं, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट वाले को ले लेते हैं C1, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम C1 और कंसंट्रेटेड वाले को ले लेते हैं C2। अब आसान हो जाएगा। तो C1 आपका कौन है, डाइल्यूट वाला। डाइल्यूट वाला कितना है यार, 2 बिकर्स 1 कंटेनिंग 0. पहले कंसंट्रेशन तो निकालो, ये नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नंबर ऑफ मतलब मिलीमोल्स कितने आ गए, वॉल्यूम छोड़ो, मिलीमोल कितने आ गए, 20 इंटू 0.05 नंबर ऑफ मिलीमोल आ गए, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका 20 इंटू 0.05। ओके, ये नंबर ऑफ मिलीमोल आ गए, हाँ जी, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या ये डाइल्यूट ही था कि नहीं था। दूसरे वाले के पास कितना है, सेम वॉल्यूम ऑफ 0.03 मोलर NaCl। NaCl के लिए I की वैल्यू 2 होती है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 ml ही है, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 0.03 मोल जब टूटेंगे तो डबल नंबर ऑफ पार्टिकल जनरेट करेंगे, तो 0.06 आ गया ना वो वाला। ओके, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेटेड आ गया, यस ठीक है। तो डाइल्यूट वाले में क्या है, डाइल्यूट वाले का वेपर बनेंगे, उधर जाएंगे, पानी उधर शिफ्ट होगा, तो उसका वॉल्यूम कम होगा, तो उसका वॉल्यूम जो है वो 20 से घटेगा, 20 माइनस V, और उसका वाले का बढ़ेगा 20 प्लस V। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल ठीक है, यहां से सॉल्यूट उड़ के उधर नहीं जाने वाला, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, तो इसके पास जितना सॉल्यूट था उसके पास जितना सॉल्यूट था वो सेम है, पर कंसंट्रेशन दोनों को बराबर करनी है ताकि वेपर प्रेशर सेम आ जाए और इक्विलिब्रियम आ जाए। तो कंसंट्रेशन हो गया नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यस ठीक है। और NaCl के केस में आई फैक्टर लग गया, वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकले, और डाइल्यूट वाले से मॉइस्चर निकल के उधर शिफ्ट होगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा, तो 20 माइनस V, 20 प्लस V, वहां से V निकल जाएगा तुम्हारा, कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ है, और वो वॉल्यूम करके फिर फाइनली निकाल लो यार दोनों का कितना आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, आगे का आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, यस, ये व्हाट इज दिस, अब एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, आप जब पानी में काफी देर तक हाथ डाल के रखते हैं तो आप देखते हैं ना, स्किन कुछ ऐसी श्रिवल कर जाती है, तो श्रिंक सी कर जाती है, क्यों होता है ये, क्यों होता है। या कभी सैलेड बनाया होगा, यार मैं तो रोज बनाता हूँ, सैलेड में क्या होता है, आप मतलब ठीक है टमाटर प्याज खीर डालते हैं और ऊपर से नमक डालते हैं, नमक डालने से सडनली क्या होता है, आधे घंटे के बाद आके देखोगे मैक्सिमम जो जूस है वो नीचे निकल जाता है, ठीक है, और वो बड़ा अजीब सा मेस बन हो जाता है, मतलब वो, तो नमक डालने के बाद इमीडिएटली खा लेना चाहिए सैलेड को। बट अगर आप टमाटर प्याज खीरा वगैरह काट के अच्छे से उसके ऊपर नमक डाल रहे हो और आधा घंटा तक ऐसे छोड़ दे रहे हो उसको, भी आधा घंटे बाद खाना खाएंगे तो सारा सारा जूस है वो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नमक है जैसे पानी को निकाल देता है, पानी को चूस के बाहर निकाल लेता है। क्यों होता है ऐसा, या जब हम गार्गल्स करते हैं,
तो नमक डाल के पानी में ना, गर्म पानी का गार्गल्स करते हैं। क्यों? जो सोर थ्रोट होता है, फूला होता है, उसमें से एक्स्ट्रा जो वाटर कंटेंट होगा वो निकल जाता है बाहर। या अचार बनाते हैं, अचार बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं ना, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है, उसमें से जो भी फ्रूट्स है आपके, आम का अचार डाल रहे हो, उसमें से आम में से सारा सारा मॉइस्चर निकाल लेगा, बाहर निकाल लेगा। तो सॉल्ट का काम होता है मॉइस्चर को बेसिकली बाहर निकाल लेना। क्यों निकाल लेना, इसके बारे में समझेंगे क्यों करता है ऐसा वो। देन हाँ, अब ये किसी प्यूरीफायर की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हम जस्ट सेइंग रिवर्स ऑस्मोसिस, RO प्यूरीफायर, नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली बात है। मोस्ट ऑफ द घरों में आजकल RO प्यूरीफायर ही यूज हो रहे हैं, विच आर एक्चुअली नॉट दैट गुड। अब बताता हूँ आपको क्यों नहीं है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस की जो टेक्निक है, इट इज, ये क्या करते हैं, मिनरल्स भी निकाल लेती है पानी में से। मिनरल्स बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। पर अब नए जो प्यूरीफायर आ रहे हैं उनमें एक मिनरलाइजर भी लगा होता है। ऑस्मोसिस करने के बाद उसमें जो मिनरल्स भी निकाल लिए थे, वापस वो मिनरलाइजर के थ्रू जाएगा ताकि मिनरल्स फिर से पानी में आ जाएं। तो ठीक है, दे आर इंप्रूविंग द प्रोसेस। बट वैसे RO वाला पानी अगर बिना मिनरलाइजर के यूज कर रहे हो तो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, बिकॉज पानी में आपके मिनरल्स होने चाहिए, बॉडी चाहती है। पर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें मिनरल्स निकाल दिए गए हैं, तो वो आपकी हेल्थ इम्यूनिटी को खराब करता है, ठीक है। तो ये कुछ चलिए एग्जाम्पल दिया था मैंने उसका, प्यूरीफायर का। अब आते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो लास्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, तो वही नमक वाली पूरी कहानी अब आपको धीरे धीरे करके मैं समझाता हूं यहाँ पे क्या होता है। देखिए, अब पढ़ लो कर इसको पहले, ठीक है। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स इंक्लूडिंग, मतलब वो मैन मेड भी होती हैं, ठीक है, और नेचुरल भी होते हैं। मेम्ब्रेन्स, कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं, जैसे हमारी स्किन है, स्किन भी एक मेम्ब्रेन है, सेल्स दे आर मेम्ब्रेन्स, राइट। आप ट्री की बात करिए, ट्री की जो रूट्स वगैरह है वो सारा वो भी बेसिकली मेम्ब्रेन ही है, कि मॉइस्चर खींच लेना है अंदर, है ना, वो सारी चीज़ें। तो मेम्ब्रेन्स काफ़ी आपकी मैन मेड भी होती हैं, कुछ सिंथेटिक, और कुछ नेचुरल भी होती हैं। जैसे एग है, तो एग में भी हार्ड शेल के अंदर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन का पर्पस क्या होता है, कुछ चीजों को इधर उधर जाने की परमिशन है, तो भैया तुम अंदर भी आ सकते हो, ये चीज बाहर भी जा सकती है, ठीक है। तो सर्टेन मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेनी मेम्ब्रेन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, मैंने कहा स्किन का एग्जांपल लिया। मेनी मेम्ब्रेन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड सिंथेटिक सब्सटेंसेस सच एज सेलोफेन, जो मैन मेड है, आर सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बेटा कोई भी आ जा रहा है, कोई भी आ जाओ, नहीं, सिर्फ कुछ को आना जाना अलाउड है, बाकी कुछ को नहीं अलाउड है। दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल, कि हर कोई आ जा नहीं सकता, हर कोई उसको परमिएट नहीं कर सकता है, कुछ कर सकते हैं, कुछ को अलाउड नहीं है। व्हेन इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन, these materials allow only ions or small molecules, for instance, to pass through। वो किसको अलाउ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस मेम्ब्रेन का या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये SPM जो है किसको अलाउ करेगी, किसको नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है कि उसका जो पोर साइज है वो कितना बड़ा है, तो कौन सा पार्टिकल उसमें से निकल जाएगा और कौन सा पार्टिकल उसमें से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो हम जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे अब ऑस्मोसिस में, हमारी जो SPM होगी, दैट विल अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। मतलब हम जो SPM यूज करेंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करना अलाउ करेगी, सॉल्यूट को बिल्कुल भी नहीं, सॉल्यूट को बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि बच्चों, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके बीच में मैंने एक लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, और दोनों तरफ डाल दिया मैंने सॉल्यूशन। एक तरफ डिफरेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो एक काम करता हूं, वॉल्यूम दोनों में सेम है, हाँ, यहां पर मैं क्या करें यार, कॉल पे कॉल, देखिए यहां पर एक काम करता हूं, सॉल्यूट पार्टिकल्स मेंशन करता हूं मैं, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बराबर दोनों में, यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं 50 और यहां पर हैं 100, ठीक है। तो क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये कंसंट्रेटेड है और ये वाली साइड डाइल्यूट है, और दोनों को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के
थ्रू मतलब कांटेक्ट में रखा हुआ है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि बस सॉल्वेंट का मूवमेंट अलाउड है। अब चलो, अब दोनों कांटेक्ट में अगर हैं तो यार ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, क्या टेंडेंसी होगी इनकी? अब दो अलग अलग कंसंट्रेशन जब आपस में कांटेक्ट में होंगी तो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू कम टू इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेटेड पार्ट है, वो डाइल्यूट होना चाहेगा, थोड़ा सा उसकी अपनी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा डाइल्यूट वाला, तो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा के दोनों बराबर कंसंट्रेशन पे आना चाहेंगे। तो दे विल ट्राई टू रीच एन इक्विलिब्रियम एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का तरीका क्या होता है, यहाँ 50 सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, यहाँ 100 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम है, इक्विलिब्रियम का मतलब वो यहाँ भी 75 हो जाए, वहां पर भी 75 हो जाए, मतलब 150 सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर मैं दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि 25 पार्टिकल्स यहां से उठा के वहां भेज दूंगा तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस, आ जाएगा। बट समस्या क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट अलाउड नहीं है। तरीका तो बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, मतलब तुम लोगों ने नहीं बोला, मैंने ही बोला, क्योंकि तुम लोग तो बोल नहीं सकते, रिकॉर्डेड लेक्चर। तो ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं कि तुम लोग यही बोलोगे कि सर 100 में से 25 पार्टिकल्स को वहां भेज दो तो वो भी 75 बन जाएंगे, ये भी 75 बन जाएंगे और कंसंट्रेशन बराबर होगी, इक्विलिब्रियम आ गया, बात बिल्कुल परफेक्ट है। बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही मूवमेंट अलाउ करता है। अच्छा, तो आपने जो भी लॉजिक लगाया वो क्या लगाया, वो आपने बोला सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करो, हाई से लो की तरफ, 100 वाले से 50 की तरफ सॉल्यूट को भेजो, यही फंड लगाया ना। हाई टू लो, पानी भी कहां चलता है, ऊपर से नीचे, हवा कहां चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, करंट कहां चलता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यस, तो फ्लो हाई से लो की तरफ होता है। तो अभी जो आप सोच रहे थे वो था हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ सॉल्यूट्स को भेजो, अलाउड नहीं है। अब उल्टा करो, व्हाट इफ यहां पर पानी जितना है उसको, पानी को अगर मैं कम कर दूं, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ डाइल्यूट वाले में पानी है ना, सॉल्यूट पार्टिकल को तो मैं छेड़ नहीं सकता, पर इसको मेरे को कंसंट्रेट करना है और इसको डाइल्यूट करना है। एक काम करता हूं, डाइल्यूट वाले को कंसंट्रेट करना है ना, पानी कम कर देते हैं उसका, और कंसंट्रेट वाले को डाइल्यूट करना है, उसको पानी बढ़ा देते हैं। कैसे? पानी की मूवमेंट करवाते हैं। तो पानी की मूवमेंट किस डायरेक्शन में करवानी पड़ेगी? ऑब्वियस ही बात है यार, डाइल्यूट में ज्यादा पानी है, कंसंट्रेटेड की तरफ पानी को भेजो। तो पानी की मूवमेंट अगर आप इस डायरेक्शन में करवाते हैं तो इवेंचुअली ये वाले जनाब धीरे धीरे डाइल्यूट होंगे और ये जनाब धीरे धीरे कंसंट्रेटेड होंगे और दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे, है ना। डाइल्यूट वाला कंसंट्रेट हो रहा है, कंसंट्रेट वाला डाइल्यूट हो रहा है, दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे, बात बन जाएगी। तो हम वाटर की मूवमेंट करवा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कहां से कहां करवा रहे हैं? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, मतलब हम नहीं करवा रहे, वो खुद ही जाएगा। इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो खुद ही उधर जाएगा। इधर नहीं आएगा क्या? हाँ हाँ, इधर भी आएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, इधर भी आएगा। लो सर, अगर दोनों तरफ जाएगा तो क्या बात होगी सर, फिर तो मजाक हो गया ना यार, इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है। हाँ, बट उधर जाने वाला अमाउंट ज्यादा होगा, इधर आने वाला कम होगा, तो नेट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो पानी दोनों तरफ मूव कर सकता है क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को बोलेगा कि ठीक है आना जाना दोनों तरफ अलाउड है, बट एक तरफ का फ्लो ज्यादा होगा, दूसरी तरफ का कम होगा। तो आप ये बोल दीजिए कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा दिमाग में हिट करता है, सर डाइल्यूट लो से हाई कंसंट्रेशन, ये तो कॉमन सेंस की उल्टा हो गया, हर चीज हाई से लो हाई से लो हाई से लो फ्लो करती है, ये लो से हाई जा रहा है। बट आप गलत सोच रहे हो, ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की तरफ जा रहा है। जा कौन रहा है? सॉल्वेंट। तो बेटा जहां सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन है वहां सॉल्वेंट की तो हाई है, और जहां सॉल्यूट की हाई है सॉल्वेंट की लो है। तो एक्चुअली सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो फ्लो खराब नहीं है, इट्स नॉट अगेंस्ट कॉमन सेंस, हाई से लो ही जा रहा है, पर सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो में जा रहा है। ठीक है, तो जनरली हम कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो जब आप ये बोलते हैं ना सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लिक नहीं करती कि सर ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट जा रहा है जो हमने अब तक पढ़ा है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात करते थे, या सॉल्वेंट जा रहा है तो सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो में जा रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अब इससे होगा क्या? सॉल्वेंट उधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा तो बेटा उधर का लेवल बढ़ेगा ना, अभी दोनों बराबर लेवल पे थे फिर लेवल बढ़ेगा। यस, तो देखिए ये आपके पास केस, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट है। अब जरूरी नहीं कि प्योर हो,
तुम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी ले सकते हो, और तुम एक तरफ प्योर और एक तरफ सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ठीक है। बस डिफरेंस होना चाहिए कंसंट्रेशन का, पॉइंट ये डिफरेंस होना चाहिए। तो प्योर आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो दोनों की कंसंट्रेशन को बराबर करने के चक्कर में ये सॉल्वेंट उधर जाएगा, ताकि वो जो सॉल्यूशन है उसको और डाइल्यूट डाइल्यूट कर करके प्योर सॉल्वेंट जैसा बनाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो सॉल्वेंट विल मूव दैट डायरेक्शन, उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिससे इवेंचुअली क्या होगा, ये वाला लेवल बढ़ेगा और ये वाला लेवल कम होगा। अब आपको पता है, आपने हाइड्रोस्टैटिक्स जो पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर रहता है, और वो तो तब होता है ना जब इसके ऊपर एटमोस्फेरिक लग रहा है, इसके ऊपर पानी का लग रहा है। तो बेटा इतनी हाइट का, ये जो एच हाइट है, इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। इतनी हाइट का ये जो एक्स्ट्रा लेवल क्रिएट हो गया, इसका एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बनेगा। ये जो प्रेशर है, पानी जो उधर को जा रहा था, जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा, ये उस पानी के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली करेगा। स्टार्टिंग में तो फाइन, स्टार्टिंग में ठीक था, पानी उधर जा रहा है, ठीक है, डन। ये रेड वाला जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो उधर जा रहा है, क्लियर, ठीक है। जैसे जैसे ये लेवल आपका ऊपर जाता जाएगा, ये जो प्रेशर है ये पानी के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो शुरुआत में ये फ्लो फास्ट होगा, धीरे धीरे ये फ्लो स्लो होता होता चला जाएगा, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है और वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे लेवल और ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन दिस रेजिस्टेंस विल बी इतना होगा, ये बोलेगा बॉस हो गया, बहुत हो गया, अभी 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 ज्यादा पानी नहीं चाहिए इधर को, ठीक है। तो वन पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट पे ऐसा हो गया, जितना पानी उधर जा रहा है उतना उधर से इधर भी आ रहा है, नेट मूवमेंट इज जीरो नाउ, ठीक है, ओके, यस। तो इस हाइट की वजह से ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ये जो मूवमेंट हुई थी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की तरफ, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब आप हाथ पानी में डाल के रखते हैं बहुत देर तक, यही होता है। स्किन एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन, एंड दो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर भी फ्लूइड है, उसमें कंसंट्रेशन कुछ और है, बाहर कुछ और है, राइट। तो बाहर क्या है, डिपेंड करता है। आप सॉल्ट वाटर में पानी में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर में ही आप डालेंगे तो स्किन के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है, बाहर का हाई है। लो से हाई की तरफ सॉल्वेंट बाहर जाएगा तो आपकी स्किन से मॉइस्चर निकलेगा, स्किन आपकी श्रिंक सी कर जाएगी। और आप प्योर वाटर में पानी डाल दोगे तो बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, प्योर वाटर है, और स्किन के अंदर क्या है, स्किन के अंदर तो फ्लूइड्स में कंसंट्रेशन रहती है, तो पानी अंदर मूव करेगा तो फिंगर्स आपकी उसे स्वेल कर जाएंगी। तो स्वेलिंग भी हो सकती है, पानी अंदर भी आ सकता है स्किन के, बाहर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अंदर बाहर की कंसंट्रेशन का डिफरेंस किस तरह का है, राइट। तो ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो कॉलम जनरेट हुआ, दिस प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच लिखते हो ना आप, एच हाइट की कॉलम का प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, यस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। या आप ऐसा बोल दीजिए, अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक कॉलम नहीं क्रिएट करना है तो अब ये सिस्टम आ गया, हाँ जी, सॉल्वेंट उधर जाने की कोशिश करेगा, यस। हम क्या करते हैं, उधर एक पिस्टन लगा के प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप प्रेशराइज कर रहे हो, ऑस्मोसिस होने की कोशिश कर रहा है, और यहां से प्रेशर लगा रहे हो, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा इतना प्रेशर हम अप्लाई कर दें कि ऑस्मोसिस हो ही ना पाए, मतलब जितना वाटर उधर जा रहा है उतना वाटर इधर भी आ रहा है। तो कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, किस तरफ, हाई कंसंट्रेशन साइड पे, ओके। हाई कंसंट्रेशन साइड पे जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हाइड्रोस्टैटिक कॉलम था इसने भी इसको रोक ही दिया ना ऑस्मोसिस को। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर तुम डायरेक्टली ही प्रेशर अप्लाई कर लो, एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन के थ्रू, तभी तो ये ऑस्मोसिस रुक सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द हाई कंसंट्रेशन साइड, याद रखना कहां अप्लाई करोगे, हाई कंसंट्रेशन साइड में जो अप्लाई करते हैं, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और P इज इक्वल टू nRT अपॉन V,
सिंपल सा फॉर्मूला है गैसेस स्टेट में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यस, तो पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी का मतलब सी आर टी, और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। आई से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर मैंने आपको कहा था सब जगह अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज आई इंटू सी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। तो मतलब अगर टेम्परेचर सेम है, आर तो वैसे कांस्टेंट है, तो जिनकी कंसंट्रेशन सेम होगी उनका पाई भी सेम होगा। तो अगर दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कौन सा सॉल्यूट डाला इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना डाला है वो फर्क पड़ता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस समझ आ गया। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ अ सॉल्वेंट मूविंग फ्रॉम द डाइल्यूट साइड और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट, ठीक है। तो एक्चुअली फ्लो दोनों तरफ हो रहा होता है मेम्ब्रेन के, पर एक तरफ का फ्लो कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा होता है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो, ये प्योर वाटर था, ये सॉल्ट वाटर है। तो ये प्योर वाटर उसको भी क्या करना चाहेगा, बराबर कंसंट्रेशन में लाना चाहेगा, उधर मूव कर रहा है। तो ये लेवल हाइट बढ़ रही है ना, तो धीरे धीरे अब ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। एक हाइट पे क्या हो जाएगा, इतना प्रेशर आ जाएगा हाइड्रोस्टैटिक कॉलम का कि वो ऑस्मोसिस को रोक ही देगा, ठीक है। कि बस बॉस अब इसके ऊपर नहीं जाना है, राइट। तो इतना जो हाइड्रोस्टैटिक बन गया, ये बोल रहा है रुक जा अभी, ठीक है। अब अगर उधर से लगाना स्टार्ट करोगे उल्टा, अब देखो उल्टा सोचो, अगर आप अब उधर से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो ये इधर को जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने पे तो दोनों बिल्कुल बैलेंस होते हैं, ठीक है। जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया तब तो ये जस्ट बैलेंस हो गया। सपोज आई अप्लाई मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अब क्या होगा, अब वहां से फिर सॉल्वेंट इधर जाएगा। क्यों, सॉल्यूट तो मूव कर नहीं सकता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सॉल्वेंट इधर जाएगा। तो देखो जो प्योर सॉल्वेंट था वो और बढ़ेगा, और ये जो सॉल्यूशन वाला था उसमें सब सॉल्वेंट सॉल्वेंट निकाल रहे हो। तो बेटा फिल्टर में यही तुम चाहते हैं कि तुम्हारे घर पे जो नॉर्मल पानी आता है उसमें सॉल्यूट होते हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, तुम उन इंप्योरिटीज में से सिर्फ पानी पानी को अलग करना चाहते हो। तो ये जो इम्प्योर पानी है तुम्हारे घर में नॉर्मल जो आ रहा है नलके में, उस पर अगर तुम एक्सेस ऑफ प्रेशर अप्लाई करो, और एक मेम्ब्रेन है जो सिर्फ पानी का मूवमेंट अलाउ करेगा, सॉल्यूट रह जाएंगे, तो प्रेशर अप्लाई करते जाओगे तो पानी पानी प्योर वाटर इधर आता चला जाएगा। हाँ, धीरे धीरे विद टाइम आपको और हाई प्रेशर अप्लाई करते जाना पड़ेगा, ताकि पानी और इधर आएगा और इधर आएगा। एक पॉइंट पे ये सॉल्यूशन इतना कंसंट्रेटेड हो जाएगा कि उसमें से और पानी को बाहर निकालने के लिए ना बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत है। और हमारे जो घर के प्यूरिफायर होते हैं वो छोटे होते हैं, इतना हाई प्रेशर वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो लास्ट में वो जो सॉल्यूशन बचता है, बोलता है कि बॉस अब इसमें से पानी नहीं निकाल सकते बस, तो वो वेस्ट है। दैट इज योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स या जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है उनकी परसेंटेज काफी ज्यादा है। अब उसको फिर हमें निकालना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो आपका जो आरओ फिल्टर घर में लगा होता है ना, देखा ना, वो लगातार पाइप से पानी निकलता रहता है, तो ये वाला पानी है वो जो हाई कंसंट्रेशन वाला है, उसको लगातार डिस्चार्ज करते रहते हैं, और फ्रेश नलके से पानी उसको लाते हैं, उसमें से प्योर वाटर को बाहर निकालते चलते हैं। तो ये आपका यहाँ प्योर वाटर इकट्ठा होता जाता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस था स्पॉन्टेनियस फ्लो, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस रुक गया। ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर प्रेशर लगाया, अब वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गया, मतलब अब वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ चलना स्टार्ट हो गया है। तो क्लियर है ये, दिस इज ऑस्मोसिस। हाइड्रोस्टैटिक कॉलम डेवलप हो रहा है, एक पॉइंट तक होता जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा। तो उसकी जगह पे अगर तुम पहले प्रेशर लगा देते उस तरफ से, तो स्टार्टिंग में रुक जाता। अब अगर आप उधर से रिवर्स ऑस्मोसिस किया, अब आप उधर से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करो, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इधर आएगा, और वो कंसंट्रेटेड होता चला जा रहा है। एक पॉइंट के बाद और पानी उधर निकालना मुश्किल हो जाएगा, और ये जो कंसंट्रेटेड बचेगा इसको आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। वो है जो पाइप से निकलता रहता है, राइट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉल्ट वाटर था उधर फ्रेश वाटर है, प्रेशर लगाया, पानी पानी उधर जाएगा, सॉल्ट पीछे रह जाएगा। ओके चलो, तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ आ गया। तो ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आपके आरओ फिल्टर काम करते हैं। नाउ अच्छा यार, ये वाला सिंपल है। आपको जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था ना, एक एनक्लोजर के अंदर दो कंटेनर रखे थे हमने, एक प्योर वाटर का और एक सॉल्यूशन का। प्योर वाटर से सारा का सारा उधर ट्रांसफर कर गया था वो, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर बोली जा रही है। ये आपका प्योर वाटर कर लो या डाइल्यूट कर लो, तो डाइल्यूट वाले का ज्यादा वेपर प्रेशर है, कंसंट्रेटेड वाले का वेपर प्रेशर कम है।
तो ये प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा, ये बोलेगा अरे ज्यादा नहीं करना भाई, कम करो। तो इधर से सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो धीरे धीरे ये डाइल्यूट होना स्टार्ट होगा और ये कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब दोनों बराबर कंसंट्रेशन पे आ जाएंगे तो वो एक्सचेंज रुक जाएगा। तो ये हमने प्रॉब्लम ही कर ली है, डिस्कस कर ली हमने ये। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? ऑस्मोमीटर नाम का इक्विपमेंट होता है। जैसे ये देखिए, पहले इसको पॉज करके देख लो आराम से, क्या है ये। इसको देखने से तुम्हारे को समझ आ जाएगा वैसे कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। देखो, ये आपका बाहर आपका सॉल्वेंट है और ये रेड वाली आपकी मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सॉल्यूशन है। तो पानी कहां से कहां जाएगा? प्योर वाटर से सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट जो है ये इसके अंदर आएगा। अंदर आएगा तो अंदर लेवल बढ़ेगा, तो इसका लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ता 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 एक पॉइंट पे आएगा जब इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाए कि वो पानी की जो अंदर मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट हो रही है पानी के अंदर को, ये इसको रोकेगा। तो यहां तक हाइट पहुंच चुकी थी पानी के लेवल से इतना ऊपर। तो ये इस हाइट का जो प्रेशर डेवलप हुआ है, रो जी एच करके निकाल लो, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। तो ठीक है यार, ये कर लिया हमने ये वाला तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ना। अब जैसे रेड ब्लड सेल है, या मैंने आपको जो फ्रूट का एग्जांपल भी दिया था, सब जगह आप हाथ को पानी में डालते हो, सॉल्ट वाटर में डालोगे, प्योर वाटर में डालोगे, तो डिपेंडिंग अपॉन के अंदर बार क्या कंसंट्रेशन हाई है। देखिए, अब दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उसको पीछे कर लेते हैं हम यहां पे। ठीक है, अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उनको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, तो 0.85% बाय मास, को परसेंट नहीं दिख रहा होगा ना, परसेंट बाय मास NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड। चलो ये वाली कहानी तो तुम्हारे को बुक्स में मिल जाएंगी, आइसोटोनिक विद ब्लड। तो हमारे ब्लड के साथ कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है? 0.85% बाय मास। ठीक है, तो जब आप चलो पढ़ना इसका इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब आपको मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है तो उसकी कुछ कंसंट्रेशन होती है या किसी भी कंसंट्रेशन का चढ़ा देते हैं, तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दो सॉल्यूशन का तो आइसोटोनिक होंगे। ठीक है, एंड इफ मान लीजिए दो सॉल्यूशन है एंड पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, मतलब पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा होता है ना उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। अगर एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं हाइपो। ठीक है, जस्ट लाइक हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। आपको नॉर्मली हाइपरटेंशन होती है ना, कि क्या हो रहा है, ज्यादा टेंशन हो रही है, तो जिसका ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक और जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो देखिए, आप ब्लड की बात करें तो रेड ब्लड सेल इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने रखा हुआ है तो अंदर बाहर दोनों में कंसंट्रेशन बराबर है, आइसोटोनिक। ठीक है, तो जितना फ्लो अंदर आएगा पानी का उतना बाहर जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ना ये स्वेल करेगा, ना फूलेगा, ना ये श्रिंक करेगा। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, रेड ब्लड सेल खुश रहते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में ऐसे किसी भी कंसंट्रेशन का फ्लूइड नहीं डाल सकते, अदरवाइज जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं या तो वो श्रिंक करेंगे या वो स्वेल कर जाएंगे। हमें आइसोटोनिक ही फ्लूइड हमें आईवी के थ्रू डालना पड़ता है। अगर हाई कंसंट्रेशन वाला हो गया, आपको बाहर क्या है, हमें क्रिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल प्लेस इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अगर बाहर की कंसंट्रेशन हाई है, अंदर की कम है, तो डाइल्यूट साइड से कंसंट्रेटेड साइड सॉल्वेंट निकलेगा, तो रेड ब्लड सेल से पानी बाहर निकलेगा ज्यादा, देखिए आउटवर्ड फ्लो, तो रेड ब्लड सेल श्रिंक कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड क्रिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर आप उसको हाई कंसंट्रेटेड वाले या एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रख देते हैं, और हाइपोटोनिक में रखते हो, बाहर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर से फिर अंदर आ जाएगा सॉल्वेंट, तो उसको फुला देगा, स्वेल कर जाएगा, दैट इज इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो यही होता है, जो आप फ्रूट्स को मतलब जैसे आम वगैरह उनका आप अचार डालते हो, तो अचार में क्या करते हैं, हम उससे मॉइस्चर निकाल लेना चाहते हैं, समझे। चलो और भी बहुत चीज़ें आपको बताता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सॉल्ट बोला था यार ज़्यादा नमक नहीं खाना। ठीक है, उनको ज़्यादा नमक खाने की मनाही होती है, कई बार जो सॉल्ट अगर ज़्यादा लेते हैं वो,
ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जनरली ये पैरों में होती है इस तरह के। ये बीपी, हाई बीपी वालों के लिए नॉर्मली सिम्टम रहता है, पैर इस तरह से स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? People with high BP are advised to have lesser intake of salt in their food because the body fluids also contain NaCl. बॉडी में तुम्हारे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होते हैं ना, एंड हायर इनटेक ऑफ दीज वुड कॉज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? तो उसके हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, ज्यादा सॉल्ट आप ले लोगे तो स्वेलिंग होगी। पानी जो है वो और अंदर एब्जॉर्ब करेंगे ताकि अंदर बाहर की कंसंट्रेशन बराबर करनी हो, और उससे स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, देन गार्गलिंग विद सॉल्ट वाटर। सोर थ्रोट में क्या होता है, गले में आपको माना थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट, मतलब एक तरह से सोर थ्रोट क्या, फूल जो जाता है, स्वेल कर जाता है जो गला आपका, उसमें पानी का भी कंटेंट इकट्ठा हो जाता है। तो गार्गल, नमकीन पानी से गार्गल्स करने से क्या होता है, सोर थ्रोट में जो वाटर कंटेंट है वो उसको निकाल लेता है। ठीक है, उससे आपका सोर थ्रोट थोड़ा बेटर फील करता है, वो भी ऑस्मोसिस हो रहा है वहां पे। देन मीट वगैरह दे आर प्रिजर्व्ड इन सॉल्ट, ठीक है, एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन शुगर सिरप टू अवॉइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया सॉल्ट के साथ क्या होता है, सॉल्ट क्या करे, बैक्टीरिया के सेल से भी पानी निकाल लेता है, तो उसको मार देता है ऐसे ही। तो बैक्टीरिया वगैरह सारे सारे मर जाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में, क्योंकि उनके सेल्स ही पानी लूज कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस बाय द हाइपरटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन, दे इवेंचुअली डाई। पिकल्ड वेजिटेबल दे अपीयर श्रिवल्ड, अचार जो डालते हो, ठीक है, सेम चीज सारी सारी कहानी है। एंड देखिए, अगर आप जो प्लांट्स हैं ये पानी कैसे लेते हैं, मतलब मिट्टी से पानी कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कुछ भी, देखो, तो ये प्लांट्स जो है वो कैसे लेते हैं पानी सॉइल से, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, ये जो ट्री सैप है ना, ये जो लिक्विड सा रहता है ना, जो निकलता रहता है ऑयली जैसा, वो इसको बोलते हैं ट्री सैप। तो द ट्री सैप इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सराउंडिंग ग्राउंड वाटर। तो आसपास का ग्राउंड वाटर है वो कम है और ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो वो अंदर की तरफ जाता है, धीरे धीरे वो मूव करता है। तो सो वाटर पासिस थ्रू रूट मेम्ब्रेन्स इनटू द ट्री और फिर फ्लो करके ऊपर जाता है, क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर दैट कैन एक्सीड 20 एटमॉस्फेयर इन टॉलेस्ट ट्रीज। क्योंकि टॉलेस्ट ट्रीज में तुम सोचो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर उसको जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो पानी इतनी हाइट तक पहुंच जाए, मॉइस्चर ऊपर तक पहुंच पाए। इट्स नॉट इजी, इट्स अमेजिंग केमिस्ट्री एट इट्स बेस्ट, राइट? आगे बाबा जी, आगे बाबा जी आज क्या सिखाएंगे, बाबा जी आज बताएंगे सॉल्ट से सैलरी का कनेक्शन, नमक से कहां तक, नमक से सैलरी का, चलो ठीक है, नमक से सैलरी है। चलो आपको एक इमेज दिखाता हूं, ये है हमारे रोमन योद्धा, क्या कर रहे हैं, ये सैलरी लेने आए हैं। ठीक है, ये बोलते हैं ऐसे तो देता नहीं आदमी, ठीक है, हमारा जो वो मुनीम है वो ऐसे देता नहीं, वो उसको तलवार वगैरह लेके आना पड़ता है कि देते हैं सैलरी, नहीं तो देख घुसेड़ दूंगा मैं, राइट, अभी दे सैलरी दे। तो आगे सैलरी लेने, मिला क्या सैलरी के नाम पे, देखो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है इनको सैलरी के नाम पे, इनको नमक मिल रहा है। तो नमक हरामी, तुमने मेरा नमक खाया है, खाया है क्या? तुम पता है ये डायलॉग कहां से आए हैं, नमक, नमक हराम वगैरह, ये सारी सारी जो चीजें हैं, ये ये एक्चुअली सच में नमक से आई हैं। सैलरी, द वर्ड केम फ्रॉम सॉल्ट। क्यों? रेफ्रिजरेशन जब नहीं थी तो आप कैसे बैक्टीरिया वगैरह को दूर रखोगे खाने से, खाने तो बहुत जल्दी बैक्टीरिया लग जाएंगे, खाना खराब हो जाएगा। तो जो सोल्जर्स थे, अब इनके पास ऐसा तो है नहीं कि पीठ पे एक फ्रिज बांधा हुआ है, अरे चलो रे चलो, अरे बर्गर वगैरह सब डाल दे, रे पिज्जा वगैरह सब डाल दे, रास्ते में खाएंगे नहीं ना, दे हैव टू ट्रैवल, बहुत दिनों तक लड़ाई हो रही है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो खाना जो है अगर वो सड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बिफोर रेफ्रिजरेशन सॉल्ट वॉज वैल्यूड एज अ प्रिजर्वेटिव, तो पैक्ड ऑन टू फूड, फूड के ऊपर आपने सॉल्ट अगर पूरा वो रख दिया तो उससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सॉल्ट की प्रेजेंस में पूरा मॉइस्चर उनका निकल जाता है, वाटर कंटेंट, और वो मर जाते हैं। तो सॉल्ट कॉजेज माइक्रोब्स ऑन द सर्फेस टू श्रिवल एज दे लूज वाटर। तो इतनी ज्यादा वैल्यू थी सॉल्ट की कि भैया जिंदा रहना है तो सॉल्ट चाहिए। रोमन सोल्जर्स वर पेड इन सॉल्ट, फ्रॉम विच कम्स द वर्ड सैलरी। क्या आपको पता था? तुमने मेरा नमक खाया है, खाया है तो अच्छी बात है, नहीं खाया तो जाके खा लो। ठीक है, चलिए, वर्किंग ऑफ आरओ प्यूरिफायर।
तो आरओ प्यूरीफायर तो घर पे तो छोटे छोटे लगे होते हैं, पर एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझ आ गया तो ऐसा नहीं इसके आगे एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेशन है जनाब। इंडस्ट्रियल लेवल पे आरओ बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे होते हैं आपके घर में जो पानी आ रहा है, मे बी अब नॉट इन इंडिया बट कुछ एडवांस जगहों पे, एडवांस सिटीज में, तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वहाँ भी थोड़े एडवांस्ड फिल्ट्रेशन मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ आरओ प्यूरीफायर तो मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कि मल्टीपल, जैसे यहाँ पे ये प्री कार्बन फिल्टर, ठीक है, सेकेंड स्टेज प्री कार्बन फिल्टर, थर्ड स्टेज क्या ये सेडिमेंट फिल्टर, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। तो इस तरह के आपने देखा होगा, इस तरह के छोटे छोटे वो कंटेनर से लगे होते हैं, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फिल्टर लगे हैं। कहीं कार्बन फिल्टर है, कहीं सेडिमेंट फिल्टर है, कहीं मिनरलाइजर है, वापस उसको मिनरलाइजर के थ्रू पास करना ताकि पानी में फिर से मिनरल्स का कंटेंट आ जाए। ठीक है, तो वो सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। वर्किंग ऑफ आरओ प्यूरीफायर, देखिए अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, यहाँ अलग अलग लेवल की फिल्ट्रेशन हो रही है। 5 स्टेज आरओ प्रिसीजन फिल्टर सिस्टम, इसमें कितने फाइन पार्टिकल्स को ये फिल्टर करेगा, 2 में किसको करेगा, 3 में किसको करेगा, 4 में किसको करेगा, फिर ये मिनरलाइजर के थ्रू पास करके फाइनली आपका प्यूरिफाइड वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भी कुछ वैसा ही है। चलो अभी आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स में इसको देख लेना, पढ़ लेना। देन वाटर प्यूरिफायर, अब जो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर होते हैं घर में, जिसमें आरओ वाला सिस्टम तो आप नहीं यूज कर रहे हो, उसमें भी फिल्टर तो होते ही हैं। फिल्टर किस किस टाइप के होते हैं? स्टेज 1 प्री कार्बन ब्लॉक प्लस फिल्टर, जो आपका चारकोल भी थोड़ा उसमें रहता है, तो इट रिमूव्स हैवी मेटल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म, तो उसको निकाल देता है ये, है ना, उसमें आपका चारकोल भी रहेगा बेसिकली। तो ये स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 यूएफ मेम्ब्रेन फिल्टर, इट रिमूव जर्म्स एंड फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, यूएफ मतलब अल्ट्रा फाइन मेम्ब्रेन। थर्ड हो गया पोस्ट कार्बन फिल्टर, रिमूव्स ओडर इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस एंड इंप्रूव्स वाटर टेस्ट। तो ये है, ये बड़ा एडवांस लेवल का नहीं है पर फिर भी अच्छा खासा काम ही कर देता है। तो ये आपका ऑर्डिनरी, नॉट उतना ऑर्डिनरी भी नहीं है बट ठीक है, ठीक लेवल का फिल्टर है जो आरओ बेस्ड नहीं है। ठीक है, ना हो गया भाई, थोड़ा सा और बचा है, मेरा खुद का गला बैठता जा रहा है। तो अंडरलाइंग थीम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक चीज आपने मैं आपको बताई थी कि सॉल्यूट पार्टिकल, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हुई, सॉल्यूट पार्टिकल ना वेपर में गया ना वो सॉलिड फेज में गया, वो हमेशा लिक्विड में ही रहा। तो ये बड़ा कॉमन पॉइंट है। तो द कॉमन थीम दैट रन्स थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स ना तो गैस फेज में एंटर कर पाते हैं, ना वो सॉलिड फेज में एंटर कर पाते हैं, ना वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। So this is same theme across all the colligative properties. And using colligative properties to find solute molar mass. Solute molar mass सबसे निकाल सकते हो। अब आप चाहे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम कर लो, मोलैलिटी है, मोलैलिटी वाले फॉर्मूला में सॉल्यूट का मोलर मास निकल जाएगा। यस, आर एल बी पी है ना, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। यहाँ पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, अगर वो अननोन है तो निकल जाएगा ना। हाँ जी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल तब निकलेंगे जब गिवन वेट अपॉन मोलर वेट होगा आपके पास, तो यहां से भी मोलर वेट निकाल सकते हो। तो मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो आप इन सबसे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन इज कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मोलर मास की कैलकुलेशन के लिए बेस्ट माना जाता है? निकाल तो आप यहां से भी सकते हो, यहां से भी सकते हो, यहां से भी सकते हो, राइट। बट एक्चुअली ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू बड़ी आती है। देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है 0.5, 0.5 में है ना, एक्चुअल वैल्यू 0.5 थी पर मैंने मेजर किया 0.6। 0.5 में 0.1 का एरर इज लाइक कितना? 20% एरर। मेजर करना था 0.5 पर मेरा मेजर हो गया 0.6। तो बोलोगे सर 0.5 और 0.6 में कितना डिफरेंस है? 20% का एरर हो गया ना, राइट। अब यही चीज सोचो, ठीक है, एरर 0.1 का था, अगर वैल्यू मेरी 5 होती है और मैं 5.1 मेजर करता, तो वो 0.1 मेजर बहुत छोटा है उसके सामने। वही 0.1 0.5 से 0.6 के बीच में बहुत बड़ी वैल्यू है और वो 5 से 5.1 में बहुत छोटा है। तो एक्चुअल अगर मेरी मेजरमेंट वैल्यू बड़ी है तो एरर जो आएगा छोटा मोटा वो परसेंटेज में बहुत कम हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी आती है, तो उसमें एरर उतना ज्यादा नहीं आता। जबकि डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी वी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो वैल्यूज आती हैं वो इतनी कम होती हैं कि उसमें अगर हल्का सा भी एरर आ जाएगा तो उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो बेस्ट suitable method for measuring the molar mass of solute is osmotic pressure.
समझे? क्लियर है ये? ठीक है, ये कहानी यहाँ पे दी हुई है। चलिए नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चन इनको कर लो, नेक्स्ट क्लास में इनको भी डिस्कशन कर लेंगे इनकी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नोट से मिल जाएंगे तुम्हारे को ये, ठीक है, ये कर लेना। 5, 6, 7 कितने हैं, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, आई डोंट नो, आई लॉस्ट द काउंटिंग। ठीक है, डन, इतने सही है। ये सारे सारे क्वेश्चन कर लेना, द चैप्टर इज डन, इसका सोल्यूशन मैं डाल दूंगा और इसके बाद आप डायरेक्टली सारी सारी डीपीपी कर सकते हो। अब इतने क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं कि इसके बाद और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है अभी के लिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू, हैव अ लवली डे एंड कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस एंड चलिए, थैंक यू, बाय।